अच्छा बच्चों, मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। आज हम अपना जैसे कहते हैं कोर्स को एक तरह से ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। ये बिफोर गोइंग फर्दर, जो कल ओरिएंटेशन में क्या हुआ थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। ओरिएंटेशन में जस्ट इतना सा था कि आप लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन मिला। आप लोगों को ये बताया गया कि मैं कौन हूँ, मेरा कॉलेज क्या है, मेरा कोर्स क्या है, ये मैं पढ़ाऊंगा क्या, किस तरीके से पढ़ाऊंगा। जैसे कि ऑनलाइन और फिजिकल दोनों हमारे पास मैकेनिज्म है। यूजली वीक में दो क्लासेस होंगी। दो क्लासेस जो होंगी वो सैटरडे संडे को ही होंगी। जो क्लास होगी 6:30 बजे से लेके इंशाल्लाह 8 बजे तक क्लास हुआ करेगी हमारी। क्लास का टाइम बढ़ सकता है, आपके जितने क्वेश्चंस होंगे जब तक एड्रेस नहीं होंगे मैं जाऊंगा नहीं। रिकॉर्डेड सेशन होगा, ये मैं खुद रिकॉर्ड करूंगा। रिकॉर्ड करके मैं आपके पोर्टल हमने बनाया हुआ है जहां पर सबको जो कि पेड स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, उनको उसकी एक्सेस दी जाती है। वहां पर हम लेक्चर्स अपलोड करते रहते हैं डेली बेसिस पे। जो भी लेक्चर होगा आज वो अपलोड कर देंगे। अपलोड करने से मतलब आपके बैच का आपको रेलेवेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो जब हम प्रोवाइड करते हैं फिर वो बच्चे एट देयर ओन अवेलेबिलिटी वो वहां पर जाके अपना कोर्स को, अगर वो दोबारा से सुनना चाहते हैं दोबारा से सुन सकते हैं। अगर वो चाहें कि क्या कहते हैं कोई क्लास मिस हो गई है और उनको दोबारा से सुनना है, उन्होंने सुनना है लेक्चर, कल की जैसे ओरिएंटेशन थी, जिस बच्चे की ओरिएंटेशन मिस हुई है वो आई होप के सबको लिंक शेयर कर दिया गया है ग्रुप में, सो दैट के वो अपना ओरिएंटेशन सेशन को सुन भी सकता है। तो हम हर अच्छा सॉरी बच्चों, ये बीच में नेट आई गेस डिस्कनेक्ट हो गया था। लेट मी शेयर इट अगेन। तो मैं बोल ही जा रहा हूँ, नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है वो जो भी ऊपर चल रहा है ओवरऑल। आवाज का मसला, साउंड इज इंटरप्टेड, यस। बच्चे नेट का इशू है। और वो ओवरऑल यहाँ पर भी हुआ था। साजिद खान न्यू सर, आवाज का साजिद खान न्यूड स्पेशल फेवर प्लीज। साजिद खान बच्चे बताइएगा आपको स्पेशल फेवर क्या चाहिए तो मैं उसको देख लूंगा। अच्छा, मैंने कल जो बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया था कोर्स का, जो मैकेनिज्म है वो कैसे हम कोर्स करेंगे, तो ये सब चीज़ें मैंने कल डिस्कस की थी। और हमारा ये मैं बता रहा था कि बच्चों हमारा जो सेशन है, दिस दिस वुड बी अ रिकॉर्डेड सेशन। और ये रिकॉर्डेड सेशन जो है जो रिकॉर्डेड सेशन है, ये रिकॉर्डेड सेशन सबको हम जैसे रिकॉर्ड करते हैं मैं रिकॉर्ड करूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा पोर्टल के ऊपर। जैसे ही मैं अपलोड करूंगा पोर्टल पे, आप लोग जैसे आज की क्लास है ये अपलोड कर दी जाएगी, कल की क्लास है वो अपलोड कर दी जाएगी। वो अपलोड वैसे यूट्यूब पे कुछ हम करते हैं, कुछ हम स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं वो हम यूट्यूब पे नहीं किया करते, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं जाया करते। बहुत कम लेक्चर्स है जिसमें स्पेशल कोई छोटा छोटा टॉपिक हो तो वो हम डेफिनेटली यूट्यूब पे डाल देते हैं, सो दैट कि वो बच्चे सब उसको देख के अपने जो करंट इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर सकें। जैसे रिटर्न का टाइम था तो मैंने कहा कि एक्सटेंशन फाइल करो, तो क्वेश्चन था एक्सटेंशन कैसे फाइल करनी है, मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसी तरह जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, हम सबको कहते हैं बच्चों ये चीज़ें थोड़ा सा देखते जाएं। और वहां पे हम अब रिवाइज रिटर्न करनी है तो रिवाइज रिटर्न कैसे फाइल करनी है, मैंने कहा वो ये वीडियो है बच्चों, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो करके मैं वो अपलोड करता रहता हूँ। रील्स तो नहीं बनाता मैं, लेकिन डेफिनेटली वो एक शॉर्ट वीडियो हुआ करती है जो मैं अपलोड करता हूँ, सो दैट कि आप सब उसको सुन सकें और हेल्प ले सकें। अच्छा, साजिद सजाद खान साहब का आया है कि इन फीस प्लीज नीड टू कंसेशन इन फीस इंस्टॉलमेंट पर, बट एज व्हेन प्लीज। बच्चे वो आप ना आपका जो कोऑर्डिनेटर है आप उनसे राब्ता करें। वो आपको कोऑर्डिनेटर आपकी जितना पॉसिबल है आपकी जरूर फेवर करेंगे, ठीक है। आप कोऑर्डिनेटर से राब्ता करें। क्लास में आई गेस कि थोड़ा सा इरेलेवेंट है फिलहाल। खफा ना होइएगा सजाद खान साहब, मेरा वो पॉइंट नहीं है, बट आप प्लीज कोऑर्डिनेटर से बात करें। जो हमारी टीम है वो आपके लिए अवेलेबल है, वो आपके जितने भी इस तरह के मसाइल हैं फीस के, पोर्टल के, या जो भी इस तरह के इश्यूज हैं, वो आपके एट देयर मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी सपोर्ट जरूर करेंगे बच्चे। तो खफा ना होइएगा, बस उनसे आप राब्ता कर लें तो वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। अच्छा, गोइंग ऑनवर्ड बच्चों, जहां मेरी आवाज इंटरप्ट हो आप मुझे बताइएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। जहां मेरी आवाज इंटरप्ट हो, खराब हो, मैं रिपीट कर दूंगा।
ये ओवरऑल नेट का पूरे पाकिस्तान का इशू है, आप सबको पता है कि क्यों इशू है। वो उसका ना आपके पास कोई सोल्यूशन है ना मेरे पास कोई सोल्यूशन है। और जो है वो आप सबके सामने है, तो इस पे हम सब एक ही जैसे हैं। तो अब चलते हैं जरा टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमारा है बच्चों आयरस। हम आयरस को आज पढ़ेंगे, आयरस है क्या बेसिकली इसमें। और आयरस का टॉपिक पढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, ये कुछ चीज़ें हैं आज ही हम कवर करेंगे। तो बेसिकली मैं आप सबको यहाँ पे बताता हूँ बच्चों, सबने बच्चों fbr.gov.pk की वेबसाइट खोलनी है। ये एफबीआर की साइट जो है, आई गेस आप सबको नजर आ रही होगी ये वेबसाइट। अगर किसी को नजर नहीं आ रही तो प्लीज अपनी डिस्कनेक्ट करें इस क्लास को और दोबारा से ज्वाइन करें। तो आई होप सबको नजर आ जाएगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं बच्चों। और सर ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि आपकी तरफ से नेट इशू है या हमारा अच्छा, अब्दुल्ला सिद्दीक बच्चे मेरी तरफ वो ना चल रहे होते हैं, मीट्रिक चल रहे होते हैं, तो वो मुझे फील हो रहा है जहां मेरा मसला होगा मैं फौरन बोल पड़ूंगा मेरा नेट का मसला है। तो ओवरऑल दो तीन बंदों की तरफ यूजली तौर पे नेट का मसला होता है। नीडलेस टू मेंशन कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर दी जाएगी आपकी सहूलत के लिए। तो थोड़ा सा उस जगह पे बैठें जहाँ पे कनेक्शन थोड़ा स्ट्रांग हो। ये हर जगह पे मसला है बच्चे। अच्छा, ये एफबीआई की साइट मैंने खोली है, सारे के सारे जब भी वेबसाइट खोलेंगे तो सबके आगे इसी तरह की वेबसाइट खोलेगी, कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, ईओपी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, ये सबके लिए सेम ही वेबसाइट है, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पर राइट नाउ जो सबसे पहला आप लोगों ने वेबसाइट पे जाके काम करना है, वेबसाइट पे यहाँ पर आ रहा है एक्ट्स ऑर्डिनेंस रूल्स। इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करें बच्चों। जैसे मैंने एक्ट्स पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पर आ रहा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जब मैंने क्लिक किया तो मेरे आगे ये पेज खुला, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अमेंडेड अप टू 30/6/2024 में इस पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे आगे जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो डाउनलोड हो जाएगा। क्यों बता रहा हूं ये, यहां से मैंने कोर्स पढ़ाना है मोस्ट ऑफ इट, यहां से आप सबके पास ये होना चाहिए। मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा आप सबको, आप सबके पास ये होना चाहिए। आप मोबाइल यूजर हैं ज्यादातर, या लैपटॉप यूजर हैं, या कंप्यूटर यूजर हैं, व्हाट्सएवर, या तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपने जिस पे रखना है इसको रखे। मैंने डाउनलोड करने का तरीका बताया आप सबको, आप सबने ये रखना है अपने पास, और ये बहुत अहम है, इसी से मैंने पढ़ाना है आप सबको। मोस्ट ऑफ इट जो इनकम टैक्स का पोर्शन होगा इसी से हम पढ़ेंगे, लॉ को यहीं से पढ़ेंगे। तो अगेन मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ जस्ट फॉर अ पीरियड। ये एक मैंने एफबीआई की साइट खोली। जी बच्चे, कोई कुछ कहना चाह रहा है बच्चे आप में से? अच्छा, अगर किसी की मुझे आवाज कोई मिस होती है तो बच्चों मुझे बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा अगेन। ठीक है। अच्छा, मैंने वेबसाइट खोली बच्चों, इस एफबीआई की साइट खोली। एफबीआई की साइट खोलने के बाद मैं सबसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ पर आ रहा है एक्ट्स ऑर्डिनेंस रूल्स। इनमें से किसी एक पे, जैसे मैं अब ऑर्डिनेंस पे क्लिक करता हूं, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर टॉप पे मिडिल में आ रहा है ऑर्डिनेंस, मेरे माउस को फॉलो करिएगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इस पे मैं क्लिक करूंगा और मेरे पास ये पेज खुल जाएगा, और इस पेज पे मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अमेंडेड अप टू 30/6/2024 लेटेस्ट वाला ये डाउनलोड कर लूंगा। जैसे मैंने डाउनलोड किया तो ये मेरे आगे डाउनलोड वर्जन खुल गया। दो तीन मैसेजेस आए मैं जरा पढ़ लूं बच्चों। सर आवाज का मसला है, रिपीट करें। अच्छा, डाउनलोडेड, यस सर, विजिबल। अच्छा मैं बच्चों मैंने रिपीट कर दिया है, आई गेस आपने सुन लिया होगा। अगर नहीं सुना तो एफबीआई की साइट पे जाके ऑर्डिनेंस को, या डायरेक्ट गूगल पे जाके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को लिखेंगे, सर्च करेंगे, आपके आगे वो आ जाएगा। और आप लेटेस्ट वाले को डाउनलोड कर लें, अजीज अहमद हया साहब। अच्छा, ये सब ने डाउनलोड कर लेना है अपने पास, मैं इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये एफबीआई की साइट पे सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है, मेरे साथ कनेक्ट रहना है, ये काम आपका होना चाहिए। आगे चलते हैं। इस एफबीआई साइट में मजीद यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आ रही है, एसआरओ नोटिफिकेशन, ऑर्डर, सर्कुलर्स, पब्लिकेशन, ब्रोशर्स, ये सारा का सारा कुछ हम विद द पैसेज ऑफ टाइम पढ़ते रहेंगे। राइट नाउ वी आर मूविंग अहेड, कि हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैं आप सबके आगे एक, जिसे कह लो कि हाईलाइट कर रहा हूँ एक पोर्शन। आई होप ये हाईलाइटेड पोर्शन आप सबको नजर आ गया होगा। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, मेरे माउस को देखिएगा, ऑनलाइन सर्विसेज। और यहाँ पर आ रहा है एफबीआई टैक्स टैक्स मालूमात, यहाँ पर आ रहा है इनकम टैक्स, और आगे लिखा हुआ है आईरस, IRIS। ठीक है। ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बताता जाऊं कि ये आयरस को देख लो एक दफा बच्चों गौर से। और यहाँ पर आ रहा है एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल।
इसको भी देख लो। तो ये दोनों पे अभी डिस्कशन हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने सारा यहाँ पे मेरे साथ फोकस रहना है। मैं अभी आप सबके सामने इस आयरस पे क्लिक करता हूँ, इस आयरस पोर्टल को खोलने के लिए। मैं आयरस पे क्लिक किया है, तो बच्चों मेरे आगे ये विंडो खुली है, ये वाली विंडो जो पेज खुला है, ये न्यू विंडो है, यही खुला है। उस आयरस पे क्लिक करने के बाद अगेन दिखाता हूँ, इनकम टैक्स आयरस पे इधर क्लिक कर दूं, उधर इनकम टैक्स पे क्लिक कर दूं, तो यही पेज खुलना है मेरे आगे। मेरे आगे जब ये पेज खुल गया बच्चों, तो यहाँ पर आ रहा है आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, पासवर्ड डालें और लॉग इन करें। यहाँ पर आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आ रहा है ई इनरोलमेंट, यहाँ पर आ रहा है फॉरगॉट पासवर्ड। अब मैं आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी 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 बेसिक, ठीक है। तो इसकी टेंशन ना लें, मैं स्टार्ट से जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, किसी को कोई मसला हो आई एड्रेस ईच एंड एवरीथिंग बच्चों, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू रजिस्ट्रेशन। आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि सर जी मुझे एफबीआर में फाइलर बनना है। तो एक बात है फाइलर बनना, दूसरी बात वो कहता है कि एक बंदा आता है, वो कहता है मुझे एनटीएन चाहिए, नेशनल टैक्सेशन नंबर। आपके पास बंदा आया, उसने कहा मुझे एनटीएन चाहिए। आपके पास बंदा आया, उसने कहा मुझे फाइलर बनना है। तो सॉरी, एक्स्ट्रा विंडोज को बंद कर दूं। अच्छा, तो अब जब फाइलर बनना है या एनटीएन लेना है या जो भी करना है, तो वो स्टार्ट कैसे होगा? फ्रॉम वेरी बेसिक मैं बता रहा हूँ बच्चों, मेरे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा। कहीं मसला हो, मेरी आवाज में इशू आए, कोई परेशानी हो, तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं एड्रेस करूंगा हर इशू को। यहाँ पर आ रहा है बच्चों न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद द न्यू रजिस्ट्रेशन। मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। मैं अब एनटीएन बना रहा हूँ, नेशनल टैक्सेशन नंबर बना रहा हूँ। याद रखिएगा, एनटीएन और नेशनल टैक्सेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन, ये तीनों एक ही बातें हैं। नेशनल टैक्सेशन नंबर, एनटीएन और क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन। तो ये तीनों कैसे होता है, ये अभी आपको बताने लगा हूं। तो मैंने उस फॉर्म पे जैसे यहाँ पे किया, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक, तो मेरे आगे बच्चों ये फॉर्म खुल गया। इस फॉर्म को कहते हैं 181 का फॉर्म, सेक्शन 181 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी देता हूँ बच्चों, ये लॉ मैंने खोला हुआ है। इसे मैं 181 यहाँ पे सर्च करता हूँ आप सबके सामने, ताकि आपको देखते जाएं। ये बच्चों देखो, टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन, मैं इसको जूम इन भी कर देता हूँ। ये टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन, तो जो अभी मैंने खोला हुआ है आपके सामने ये फॉर्म, दिस इज एक्चुअली रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन 181 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, जरा पढ़ते हैं, तो ताकि आप लोगों को कोई चीज भी मुश्किल हो तो आपको समझ आती जाए। मैं आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूंगा, मैं भागूंगा नहीं, तसल्ली से समझाऊंगा। किसी को कोई मसला हो मुझे बताइएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। अब यहाँ पे उसने कहा अपना आईडी कार्ड नंबर लिखे, मैं अपना आईडी कार्ड नंबर लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो फीड कर रहा हूँ। अच्छा, गौर से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे स्टैरिक लगा हुआ है, प्रीफिक्स में यहाँ पे स्टैरिक लगा हुआ है। याद रखिएगा, जहाँ पे स्टैरिक लगा हो इट मीन्स कि आपने मैंडेटरी इस जगह को फिल करना है। यहाँ पे देखो बच्चों, मिडिल नेम के आगे स्टैरिक नहीं लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला। तो जहाँ स्टैरिक लगा हुआ है वो चीज़ें आपने फिल करनी है। यहाँ पर आगे करंट सर्विस प्रोवाइडर मैंने लिख दिया मोबिल लिंक, यहाँ पे अपना नंबर लिख लूंगा, 0092 से शुरू करूंगा, 35043321। मोबाइल नंबर दो दफा डाला, दो दफा ईमेल डालूंगा। जस्ट मैंने अभी बेसिक इंफॉर्मेशन फीड इन की है, जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन फीड इन की है। आगे आ रहा है एड्रेस इंफॉर्मेशन। यहाँ पर मैं एड्रेस इंफॉर्मेशन टाइप करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, फॉर्म में जाता हूँ, ये मेरा हाउस है, तो मैं हाउस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट की डाल कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे टोटल एरिया, यहाँ पे स्टार या स्टेरिक नहीं बना हुआ, मैं लिखना चाहूँ लिख लूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, यूनिट नंबर हाउस नंबर 30 में करता हूँ, स्ट्रीट नंबर 12, स्ट्रीट नंबर 12 अब्बासी रोड बनीगाला, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिटी में सेलेक्ट कर देता हूँ इस्लामाबाद।
अब बच्चों मैंने इस्लामाबाद सिटी लिखा, इसको करता हूँ सर्च। जैसे मैंने सर्च किया तो उसने मुझे तीन ऑप्शन दे दी। कौन कौन सी ऑप्शन दी? इस्लामाबाद का देहाती इलाका, इस्लामाबाद का अर्बन यानी कि शहरी इलाका, और इस्लामाबाद इटसेल्फ। मुझे क्या चाहिए? अगर मैं देहाती इलाके में रहता हूँ इसको सिलेक्ट कर लूँ, अगर शहरी में रहता हूँ इसको सिलेक्ट, सेक्टर में रहता हूँ तो यहाँ पे कर लूँ। लेकिन अगर मैं इस्लामाबाद यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्ट कर लूँ, कोई मसला होगा या ये अच्छी चीज़ है? तो जो बिल्कुल डेफिनेटली डायरेक्ट इस्लामाबाद पे सिलेक्ट कर लेना ज्यादा बेहतर चीज है। मैं दोबारा सर्च की ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे लाहौर लिखता हूँ आपके सामने। लाहौर लिखा बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों, लाहौर के मल्टीपल टाउन आ रहे हैं, कोई 10-15 टाउन आ रहे हैं। तो क्या मुझे 10-15 टाउन में से, अगर लेट से मैं डीएचए लाहौर में रहता हूँ तो डीएचए लाहौर में नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। लेट से मैं बैरिया टाउन में रहता हूँ, यहाँ पे बैरिया टाउन लाहौर नहीं लिखा हुआ है। लेट से मैं ठोकर न्याज बेग पे रहता हूँ, वो भी नहीं लिखा हुआ। तो लाहौर के मल्टीपल जगह हैं तो वहां पे लिख डाल देता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो आ ही नहीं रही। तो ऑप्शन मैंने क्या बेहतर बताया, सबसे एंड पर लाहौर लिखा हुआ आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अगर इसके अलावा जब यहाँ पे लिख देता हूँ फैसलाबाद। अब फैसलाबाद के उसने 4-5 टाउन दे दिए हैं, मैं फैसलाबाद में इनमें से कहीं पे नहीं रहता, तो मैं एंड में सिलेक्ट कर लेता हूँ फैसलाबाद इटसेल्फ। लेट से मैं कराची करता हूँ आप सबके सामने। जब मैंने कराची किया तो कराची में मल्टीपल उसने टाउन दे दिए, लेकिन ये भी थोड़े हैं, तो मैं यहाँ पे कराची वेस्ट साउथ सेंट्रल ईस्ट में से कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, जहाँ पे जो मुझे लगता है। इसी तरह मैं यहाँ पे पिशावर करूंगा तो पिशावर एक ही है, पिशावर एक ही है, तो इसको डायरेक्ट पिशावर कर लूंगा। तो मैं टेक्निकली आपको हर एरिया का बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से आपने सिटी सेलेक्ट करना है। अब मैंने यहाँ पर किनाल लिखा हुआ है और दो किनाल लिखा हुआ है। सवाल यह है कि क्या ये किनाल लिखूं या दो किनाल लिखूं, क्या इस एलिमेंट के ऊपर कोई मसला है? अगर मैं इसको एक एक लिख लेता हूं, अगर मैं इसको क्या कहते हैं, अगर मैं इसको 10 लिख लेता हूँ। जस्ट अ मिनट, एक मिनट बच्चों होल्ड करिएगा, जस्ट अ मिनट होल्ड करिएगा। अब बच्चों सिर्फ एक सेकंड रुकिएगा, सिर्फ एक सेकंड। एक्सक्यूज मी सर, नमाज के लिए थोड़ा सा वक्फा हो सकता ओ, है अगर काइंडली 5-10 मिनट के लिए। चलें बिल्कुल कर लेते हैं नमाज के लिए वक्फा। अगर आप सब राजी हैं तो मुझे तो मसला नहीं, नमाज के लिए अगर हम 6:10 पे हम वापस ज्वाइन कर लेते हैं, मैं इसको रिकॉर्डिंग को। ठीक है, यहाँ पे आगे आ रहा है कैपेसिटी। इस कैपेसिटी के अंदर दो बातें आ रही हैं, या तो बंदा ओनर होगा उस घर का जो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, या घर का, उस घर पे किराएदार होगा, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है टेनेंट। अगर यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है फ्रेंचाइजी, बेनामी, लेसी, ऑक्यूपेंट जो है ना, वो फिलहाल थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें। वर्ड जो आपका रेलेवेंट वर्ड है वो टेनेंट है यहाँ पे। तो आप इस दूसरी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, इट मीन्स कि आप घर में किराएदार के तौर पे रह रहे हैं। ऑप्शंस यहाँ पे काफी लिखी हुई है, लेकिन पॉइंट इज दिस कि यहाँ पे जितनी भी ऑप्शंस लिखी हुई हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे जस्ट एक डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये घर आप किराए पे रह रहे हैं, जस्ट नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। अगर आप ओनर हैं तो यहाँ पर आपने शेयर लिखना है, आप घर के मालिक हैं तो आप 100% लिख लें। अगर आप एक घर वालिद साहब के नाम पे है तो इसको 1 लिख लें बेशक इसको। अगर आप दो भाइयों के नाम पे घर है, 50 लिख लें, कोई इसमें मसला नहीं है। और अगर आप इस घर घर में किराएदार के तौर पे रह रहे हैं, तो आप अगर अकेले इस घर में किराएदार किराएदार हैं तो आप 100% लिख लें। अगर आप यहाँ पे 2 फ्लोर हैं ऊपर नीचे तो आप इसको 50 कर दें, तो आप एक पोर्शन पे रह रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पर बस वैल्यू 1 से लेके 100 तक होनी चाहिए, तो बेशक 1 भी लिख देंगे तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर मैंने इस एड्रेस इंफॉर्मेशन में यहाँ पर जो टोटल एरिया है, चाहे मैं 100 कनाल भी कर दूं, तो क्या उस एरिया से, क्या इस लिखने से कोई फर्क पड़ेगा? दर हकीकत इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद मैं एक
अश्योरिटी से कह सकता हूँ, एड्रेस इंफॉर्मेशन इज जस्ट द पर्पस। इसका पर्पस क्या है? आपका एड्रेस बताना, नथिंग एल्स देन दिस। आप जस्ट एफबीआई को कम्युनिकेट कर रहे हो कि ये मेरा एड्रेस है, और कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे। ये नहीं आप बता रहे कि मैं इस घर का मालिक हूं और आपने रिटर्न में कुछ और लिखा हुआ हो। ऐसी कोई मसला नहीं होना। जस्ट एड्रेस पे का मतलब सिर्फ ये है कि कल को अगर एफबीआर ने आपसे कम्युनिकेट करना हो थ्रू नोटिसेस, तो वो आपके साथ कम्युनिकेशन कर सके और यहाँ पे ये इसको लेके चल सके। इसी इसी लेटर पे, इसी एड्रेस पे आपको लेटर्स या नोटिसेस भेज सके। इसके अलावा कोई पर्पस भी नहीं है इस एड्रेस का। अच्छा, यहाँ पर फिर आगे आप फाइनली कैप्चा डालेंगे, J4GB। अच्छा, मैंने जब ये कैप्चा डाला यहाँ पे, इसको मैं करूंगा सबमिट। जब मैं सबमिट करूंगा, तो ये जो मोबाइल नंबर मैंने प्रोवाइड किया और ये जो ईमेल दी है, दोनों सेम ईमेल, दोनों सेम मोबाइल। तो जो मैंने ये ईमेल और मोबाइल नंबर प्रोवाइड किए, इस पे जब मैं सबमिट होऊंगा तो इन पे कोड्स आएंगे। लेकिन चूंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं विद एफबीआर, तो मेरे पे यहाँ पे कह देगा कि आपका प्रोवाइड सेल नंबर, डिफरेंट सेल नंबर एज द सेल नंबर हैज ऑलरेडी बीन एंटर्ड फॉर अनदर पर्सन। तो टेक्निकली मुझे ये एरर देता है बार बार। क्यों एरर देता है मुझे? इसलिए कि मैं यहाँ पर वो नहीं हूँ, कि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ विद एफबीआर। हाँ सर, ये फॉर्म मोबाइल पे सबमिट नहीं होता, कैप्चा ऑप्शन सीन। ठीक है बच्चे, तो वो जिसे कह लो कि आपने ये जो काम करना है रजिस्ट्रेशन, ये लैपटॉप या कंप्यूटर पे करनी होती है बच्चे, इस पे नहीं करनी होती। कोशिश करें लैपटॉप पे नज़ीर साहब करिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। लैपटॉप या कंप्यूटर पे, मोबाइल पे अक्सर औकात नहीं चल रहा होता ये। चलें आगे मूव ऑन करते हैं। अब अगर जब मैंने सबमिट किया, लेट से मैं अगर रजिस्टर्ड नहीं था, तो यहां पर नीचे सेम इसी तरह के, जैसे कि ये एक सेल बना हुआ है, इसी तरह दो नीचे फील्ड्स ओपन हो जाती हैं। वहां पे लिखा होता है कि ईमेल पे जो कोड आया वो एंटर करें, और मोबाइल पे जो कोड आया वो एंटर करें। ईमेल पे जो कोड आता है वो डिफरेंट होता है जो मोबाइल पे कोड आया होता है, दोनों के कोड्स डिफरेंट होते हैं। जब मैं कोड्स जो मुझे रिसीव होते हैं मोबाइल पे और ईमेल पे, मैं वो एंटर कर देता हूं और फिर मैं सबमिट करता हूं, तो फिर मेरे पास अगेन मोबाइल पे मैसेज आता है, ईमेल पे एक और ईमेल आती है, और वो होता है मेरा पासवर्ड और मेरा पिन। तो मेरा जो पासवर्ड और पिन, पहले जब ये कैप्चा एंटर करने के बाद मैं जब कोड्स डालता हूँ, कोड्स डालने के बाद सबमिट करता हूँ, सबमिट करने के बाद मुझे मेरा पासवर्ड एफबीआर प्रोवाइड कर देता है। एफबीआर की तरफ से सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आया करता है। वो जो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड है उसके थ्रू मैं लॉगिन कर सकता हूँ। जब मैं मुझे पासवर्ड आ जाएगा, इसका मतलब ये है सिंपल सा, कि मैं एफबीआर की वेबसाइट पर या एफबीआर के साथ रजिस्टर हो चुका हूं। और अगर मैं एक लॉ की लाइन पढ़ना चाहूं यहाँ पे, वो कहता है फ्रॉम टैक्स ईयर 2015 एंड ऑनवर्ड्स, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल हैविंग कंप्यूटराइज्ड आईडी कार्ड, नेशनल आईडी कार्ड इशूड बाय नादरा, द CNIC शेल बी यूज एज नेशनल टैक्स नंबर। मतलब क्या है? जो आपका आईडी कार्ड नंबर होगा वो ही आपका एनटीएन होगा, नेशनल टैक्स नंबर होगा। तो रजिस्ट्रेशन और एनटीएन आपकी हो चुकी है जब आपको एफबीआर से पासवर्ड आ जाता है। तो ये तरीका है यहाँ पर एफबीआर की वेबसाइट पे रजिस्टर होने का। कोई स्पेशल तरीका नहीं है, जस्ट सिंपल सी चीजें हैं। वो आपने राइट जगह पर राइट इंफॉर्मेशन डालनी है, आपको पासवर्ड एफबीआर खुद ही से बना के भेज देगा। अगर यहाँ तक किसी का कोई इशू है, कोई मसला है, आपको कोई कंफ्यूजन है, तो बच्चों प्लीज आप पूछ सकते हैं मुझसे। अगर ये सब कुछ क्लियर है तो मैं आगे वैसे भी मूव ऑन कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अ, मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। अगर किसी का मैसेज कोई इशू है तो मुझसे क्वेश्चन कर ले, बेशक वॉइस कर ले, अपना माइक ऑन कर ले, या बेशक मैसेज कर ले। खैर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन का टॉपिक अभी पढ़ाया। इसे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो और फील्ड्स आ रही हैं, फॉरगॉट पासवर्ड। अगर लेट से मुझे पासवर्ड आ गया, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, मैं अपना जो मोबाइल, वो जो मेरा आईडी कार्ड नंबर है वो डालूंगा, और जो मेरा पासवर्ड है मैं वो डालूंगा। तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर सकता हूँ। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो मेरे आगे ये विंडो खुल जाती है। मैं उसको बंद करता हूँ, थोड़ी देर बाद इसी पेज पे वापस आएंगे हम। सर परसेंटेज ऑप्शन, परसेंटेज अली जाहिद अली, एडवोकेट जाहिद अली कुरेजो बच्चे, जो न्यू रजिस्ट्रेशन में जो ये आ रही है ना, यहाँ पर शेयर जो परसेंटेज ऑप्शन आ रही है,
इसका मतलब है कि आप इस घर के मतलब 100% मालिक हैं, या 25% मालिक हैं, या 50% मालिक हैं, या 1% के मालिक हैं। आप 1 लिख दें तब भी मसला नहीं, 100 लिख दें तब भी मसला नहीं, 225 लिख दें तब भी कोई मसला नहीं। ये एक सिंपल सी बात, ये आ गया आपकी ये बात। दूसरी बात है, एक बच्चा है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। बच्चे, सॉरी मुझे आपका नाम नहीं पता, तो मैं आपको इसी नाम से पुकार लेता हूँ, खफा ना होइएगा। सर यूनिट्स में भी लिख सकते हैं, यूनिट यूनिट में आप बच्चे जो भी है आप लिख दो, हाउस नंबर लिखना है ना आपने यहाँ पे, हाउस नंबर लिख दो कि हाउस नंबर 30 है। यूनिट नंबर बेसिकली हाउस नंबर होता है, हाउस नंबर जो भी है आपका आप वो लिखोगे। बेनामी भी लिख सकते हैं बच्चे, आपके पास ऑप्शन ही यही है। तो वो बेनामी लेसी टेनेंट फ्रेंचाइजी ऑक्यूपेंट, आप उसमें से कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा अरसलान बट, सॉरी अरसलान साहब, खफा ना होइएगा, मेरे पास ये नाम होता है तो मैं अगर आपको इस नाम से भी पुकारूं तो आप इसको ज़रा वो इशू ना बनाइएगा, अरसलान बच्चे। तो शोएब गिलानी बच्चे, मजाक नहीं फिलहाल ठीक है। अच्छा, बेनामी, ये अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं बेनामी प्रॉपर्टी पे रह रहा हूं। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मैं इस जगह पर किराएदार हूं, इसका मतलब ये है। तो रेलेवेंट फील्ड आपने जो सिलेक्ट की है, यहाँ पर ऑप्शन 7-8 लिखी हुई है। अगर मैं बेनामी होता तो यहाँ पर ऑप्शन बेनामी की सेपरेट आती, लेसी की सेपरेट आती, यहाँ पे सारी इकट्ठी लिख दी गई है क्योंकि ये एफबीआर के फॉर्म्स में काफ़ी जगहों पे ये ऑप्शन आनी है, तो इसलिए ये लिख दी गई है। अच्छा शोएब गिलानी बच्चे, आई एम रिकॉर्डिंग द सेशन, तो आप इसकी फिक्र ना करें, रिकॉर्डेड सेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यूसुफ गिलानी लिख दिया। अच्छा वह यूसुफ गिलानी ने नहीं लिख दिया, ठीक है। अच्छा चलें आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा सिंपल सी बात है, ये रजिस्ट्रेशन की टैब थी, आगे चलते हैं। यहाँ पर आ रही है फॉरगॉट पासवर्ड की टैब। मैं फॉरगॉट पासवर्ड की ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ आप सबके सामने। लेट से कि हमें अपना पासवर्ड भूल गया है, तो मैं अपना पासवर्ड रिस्टोर करना है, तो मैं रिस्टोर कैसे कर सकता हूँ? बहुत से लोगों को ये इशू आया करता है, तो सिंपल सा इसका तरीका है। कैसे? मैं अपना आईडी कार्ड नंबर डालूंगा, मैं अपनी ईमेल एड्रेस डालूंगा, जो मैंने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है, मेरा जो मोबाइल लिंक नंबर है वही डालूंगा, 092। अब मैंने अपना मोबाइल आईडी कार्ड नंबर डाला, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस डाला, जो मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था, और मैंने मोबाइल नंबर डाले, सब डाला, और ये कैप्चा मैंने फिल किया, और यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट। जब मैं सबमिट करता हूँ तो वो कहता है आप इसी तरह एसएमएस कोड जो आपके मोबाइल पे कोड आया है, और इसी तरह जो ईमेल पे कोड आया है, आप दोनों बता दें। तो अब मैं जो ईमेल पे मेरे कोड आया है मैं आप सबके सामने खोल लेता हूँ। जैसे कि ये ईमेल पे कोड आया है, ये एफबीआई का कोड आ गया मेरे पास, ये जिस तरह 026513, ठीक है। तो यही कोड मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा, 026513। इसी तरह मेरे मोबाइल पर भी कोड आ जाएगा। तो यहाँ पे एक नीचे लाइन लिखी हुई है, गौर से देखिएगा, अगर 1 मिनट में मैसेज ना आया, आपको एसएमएस कोड ना आया, तो MSG लिखें अपने मोबाइल पे, राइट मैसेजेस में जाएं, मैसेजेस खोलें, राइट मैसेज करें, MSG लिखें टेक्स्ट बॉडी में, और सेंड कर दें 9966 पे। तो आपको उसी टाइम कोड आ जाएगा फौरन से पहले। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोड मोबाइल पे बाज औकात नहीं आया करता, स्पेशली तौर पे जो कन्वर्टेड होते हैं, या यू फोन का अक्सर ये इशू आया करता है, तो इस तरह के अगर मसला है तो फिर आप ये करेंगे तो आपको कोड जल्दी रिसीव हो जाया करेगा, और ये सब कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और इशू है, लोगों को इशू आया करता है कि सर ना तो हमें अपनी ईमेल याद है, ना हमें अपना मोबाइल नंबर याद है। बाज औकात ऐसे होता है कि आपने किसी और से जाके रजिस्ट्रेशन करवाई होती है, जिस किसी के पास भी आप गए हैं फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप गए हैं, आपने रजिस्ट्रेशन कराई, जिस कंसल्टेंट के पास भी गया या जो भी है, उसने खुद से एक ईमेल जनरेट की और मोबाइल नंबर आपका डाल दिया। अब ना आपके पास मोबाइल नंबर है, ना आपके पास ईमेल एड्रेस है, तो आप कैसे ढूंढ सकते हैं ये कि आपकी ईमेल क्या है, मोबाइल क्या है? तो बच्चों मैं जरा यहाँ पे एफबीआर की साइट पे जाता हूँ, मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे आ रहा है ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल। Let's say we are filing client's return and going through this same issue and of forgetting password.
I didn't remember which number email he wrote getting restored on this. अब्दुल्ला सिद्दीकी बच्चे इसी पॉइंट का आंसर कर रहा हूँ, आप जरा देखिएगा। यहाँ पे आ रहा है ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल। मैं इस ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पे जाता हूँ। यहाँ पर आ रहा है टैक्स पेयर्स प्रोफाइल इंक्वायरी। टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी, इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वो इस जगह पे ले जाता है। इस जगह पे यहाँ पे आ रहा है टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी अगेन। मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ प्रोफाइल इंक्वायरी पे। यहाँ पे जाऊंगा, पैरामीटर टाइप आईडी कार्ड लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा अपना आईडी कार्ड नंबर। यहाँ पे कैप्चा डाल दूंगा 763289। इसे करता हूँ वेरीफाई। जब मैंने वेरीफाई किया तो उसने ये इंफॉर्मेशन मेरी उठा के दे दी। मैं इसको प्रिंट की ऑप्शन पे लाता हूँ ताकि आप सबको नजर आ सके। ये अगर गौर करो बच्चों तो यहाँ पर उसने मेरा आईडी कार्ड दे दिया, और यहाँ बताया शरियार खान, यहाँ पे सारा कुछ मेरी इंफॉर्मेशन दे दी, और यहाँ पे मुझे ईमेल का कोड दे दिया, ईमेल का पूरी ईमेल बताई, लेकिन बीच में स्टार स्टार लिख दिया। मैं इसको सेव करता हूँ ताकि आप सबको नजर आ सके। अब मेरे पास ये सेव होगी होगी। अब जो मेरे पास ये सेव हुई है तो आप सबको नजर आ रही है बच्चे। ये क्या बता रहा है, मेरी ईमेल उसने दे दी। आप अगर गौर से देखेंगे तो ये दे दिया उसने मेरी ईमेल, और ये दे दिया उसने मेरा फोन नंबर। तो अगर क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो यहां से आपको प्रोफाइल इंक्वायरी में जाके उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मोबाइल नंबर भी तकरीबन काफी हद तक पूरा मिलेगा। कुछ स्टार लगे हुए हैं, मींस पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं लिखी, और ये कभी भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि डेटा प्राइवेसी का इशू होता है। एफबीआर आपकी इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है, ये लीक हो जाएगी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अगर यहाँ पे उन्होंने डाल दिया पूरा नंबर या ईमेल। तो अगर इस तरह का इशू है तो आप यहाँ पर जाके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल, जिस क्लाइंट को याद है या जिस बंदे को याद है तो उसको फौरन याद आ जाएगा ये कौन सी ईमेल है, ये कौन सा मोबाइल नंबर है। लेट्स से लेट्स से कि अगर आपको जो ईमेल डली हुई और मोबाइल नंबर डला हुआ, ये आपके पास आपके थे ही नहीं, आपके पास इन दोनों की एक्सेस नहीं है। लेट्स से आपके पास इन दोनों के दोनों की एक्सेस नहीं है। आप इस तरह का क्वेश्चन को एड्रेस कर लेते हैं। तो बच्चों, अगर अगर आपके पास ना ईमेल की एक्सेस है ना मोबाइल नंबर की एक्सेस है, तो आपके करीबी जो रीजनल टैक्स ऑफिस है या जो भी टैक्स ऑफिस है, मैंने वर्ड यूज है करीबी, उनके पास जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ये मेरे साथ हो गया है, और मेरे मेरे पास ना मोबाइल नंबर है ना ईमेल नंबर है, तो वो आपका उसी टाइम मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कर देते हैं जो आप उनको प्रोवाइड करेंगे। जो आप उनको ईमेल और मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे वो आपका सिस्टम में चेंज कर देंगे। जो पहले लिखा हुआ आ रहा था वो अब चेंज हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये चेंज हो सकता है अगर आप एफबीआर से के दफ्तर जाके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो डेफिनेटली चेंज करते हैं, वो बैठे इसी काम के लिए हैं। तो आप अपडेट करें, वापस घर आए, वहीं पे फॉरगॉट पासवर्ड करें अगेन, और आपको मोबाइल पे और जो नया मोबाइल डाला, नई ईमेल डाली, उस पे कोड्स भी आ जाएंगे, और आप इस तरह नया पासवर्ड आप अपडेट कर दें। लेट्स से कि आपका जो करीबी टैक्स ऑफिस है वो हेल्प नहीं कर रहा। अगर वो आपकी हेल्प नहीं कर रहा तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं कि जो आपको आपका मोबाइल नंबर रिस्टो सॉरी जो आपको आपका पासवर्ड निकलवा के एफबीआर से दे देते हैं। वो जो देते हैं उनके चार्जेस भी लिए जाते हैं, वो लोग चार्जेस भी लेते हैं। और वो चार्जेस कोई मतलब डिफरेंट आरटीओ टू आरटीओ, मतलब रीजनल टैक्स ऑफिस टू रीजनल टैक्स ऑफिस, एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। तो वो यहाँ पर भी मेरे जानने वाले हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। अगर किसी को चाहिए हो, यहाँ पे मसला हो, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उन साहिबाना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप उनसे खुद ही रब्ता कर लीजिएगा। तो ये है फॉरगॉट पासवर्ड का तरीका। अगर पासवर्ड आपने रिस्टोर करना है तो इन तरीकों से आप पासवर्ड को रिस्टोर कर सकते हैं। मैसेजेस आए हुए हैं, कैन यू प्लीज सर प्लीज इसको रिपीट कर लो। सही है आप बच्चे, अजीज अहमद हयात बच्चे, थोड़ा सा ये रिपीट कर दो। मैं ये आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दो क्या है। मुझे समझ नहीं आया। अगर समझ आ गया है पॉइंट तो मैं आगे चल लेता हूँ, अगर नहीं समझ आया तो मुझे। सर 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 सिर्फ ये जाना कहाँ से यहाँ
तक जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन करनी है ना, सिर्फ ये बताए, बाकी अंदर समझ आ चुकी है। अच्छा, जस्ट ये देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने लेट से एफबीआई की साइट पे गया, यहाँ करता हूँ आइरस पे क्लिक। ये देखो आइरस पे क्लिक किया, इसको क्रॉस करता हूँ, यहाँ पे नीचे आता हूँ, और यहाँ पर देखो टेक्स्ट पे प्रोफाइल इंक्वायरी आ रहा है। नजर आ गया बच्चे? अजीज बच्चे, क्लियर हो गया ये पॉइंट? जी सर, हो गया, हो गया। अच्छा, देयर इज अनदर ऑप्शन कि आप यहां से जाएं ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल से। इस पे जाएं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पे जाएंगे। मैंने क्लिक किया ऑनलाइन वेरिफिकेशन पे, तो यहां पर आ रहा है टेक्स्ट पे प्रोफाइल इंक्वायरी। जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो वो डायरेक्टली मुझे इस जगह पे ले जाता है। दोनों ऑप्शन जो मर्जी ऑप्शन से करें, पेज वही खोलना है, यहीं से इंक्वायरी होनी है। चलें, अब आगे मूव ऑन करते हैं बच्चों। यहाँ पर लास्ट एक पॉइंट रह गया है इस पेज का, वो है ई इनरोलमेंट। ई इनरोलमेंट क्या होती है, पहले हम इसको देख लेते हैं। मैं कुछ जो एक्स्ट्रा खुल गई हैं चीजें, मैं इनको बंद कर देता हूँ। ई इनरोलमेंट क्या होती है, जरा इसको मैं क्लिक करता हूं तो बच्चों, फॉर्म तो वैसे का वैसा ही है, कोई बड़ा फर्क नहीं है। तो ई इनरोलमेंट होती क्या है, अब गौर से मेरी बात सुनिएगा, आई होप सो समझ आ जाएगा पॉइंट क्या है यहाँ पे ई इनरोलमेंट का। ई इनरोलमेंट कब होती है, या ई इनरोलमेंट होती क्या है, जरूरी क्यों है? सबसे पहले जब एफबीआर क्या कर रहा था, पेपर रिटर्न सबमिट कर रहा था। आप पेपर रिटर्न सबमिट करते थे, और पेपर रिटर्न जब सबमिट करते थे तो एफबीआर के पास वो पेपर रिटर्न चली जाती थी, और वो सब वो उसको देख के लेके चल लेते थे। अब आगे चलते हैं। अगर वो पेपर 2007 में 2007 में 2007 में एफबीआर का पोर्टल आया, E.FBR, सबसे पहला पहला ऑनलाइन पोर्टल E.FBR आया। लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया उस पोर्टल पे, एफबीआर ने मैंडेटरी कर दिया था, तो उस पोर्टल पे रजिस्टर कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2000, ये 2007 की बात कर रहा हूं, फिर 2013 में आईरेस आया। जब आईरेस आया तो फिर E.FBR से लोगों ने शिफ्ट किया अपने आप को आईरेस के ऊपर। फिर अभी लास्ट ईयर आईरेस 2.0 आया, लेटेस्ट वर्जन आया उसका। तो ये सीक्वेंशियल इवेंट्स हैं। अब ड्यूरिंग, जब डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है एफबीआर का एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल पर, मींस एफबीआर जब अपने सिस्टम को अपडेट कर रहा होता है, तो जब सिस्टम को अपडेट कर रहा होता है तो बाज औकात आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड, और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस एफबीआर के दूसरे सिस्टम पर नहीं आता, जो न्यू सिस्टम है। जब न्यू सिस्टम पर नहीं आएगा, तो फिर जैसे कि मैं आपको अभी दिखाया यहाँ पे बच्चों, मेरी ईमेल और मेरा मोबाइल नंबर, मेरी ईमेल और मेरा मोबाइल नंबर आप सबको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मेरा ईमेल और मोबाइल नंबर यहाँ पे आप सबको नजर आ रहा है। ई इनरोलमेंट में क्या होता है ना, या तो ईमेल या मोबाइल नंबर या दोनों के दोनों गायब होते हैं, नजर ही नहीं आते, यहां पे शो ही नहीं होते, या टोटल स्टैटिक बना होता है पूरी की पूरी रो के अंदर। मतलब क्या कि आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर एफबीआर की साइट से गायब हो जाते हैं। दूसरी बात, एफबीआर की वेबसाइट पे को हैक कर लिया जाता है। हैकर बड़े अच्छे अच्छे बैठे हैं, वो हैक करते हैं, और एफबीआर की साइट से सारी इंफॉर्मेशन जब निकालते हैं तो आपका ईमेल और आपका मोबाइल नंबर भी हैक कर लेते हैं। ये एक बात। साइबर अटैक होता है एफबीआई की साइट पे, तो एफबीआई खुद से, जो हाईली पोटेंशियल बड़े टैक्स पेयर्स होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन खुद से गायब कर देता है। तो इन तमाम इवेंट्स में जब आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस एफबीआर के सिस्टम से गायब हो जाए, तो आपको फिर ई इनरोलमेंट करवानी पड़ती है अगेन। तो ई इनरोलमेंट कैसे होती है, अब उसको डिस्कस करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे अगेन मैं अगर अपनी बात करूंगा, रेलेवेंट आरटीओ फैसिलिटेटर बट अदर आरटीओ पासवर्ड रिकवरी नॉट अटेंडेंस। नजीर अहमद बच्चे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो रेलेवेंट आरटीओ है, आपका जो टैक्स पेयर का जो रेलेवेंट, आप जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ, नजीर साहब ने एक बात की है, मैं आपको बता देता हूँ। अब मेरा यहाँ पे देखो बच्चों, टैक्स ऑफिस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आरटीओ रीजनल टैक्स ऑफिस इस्लामाबाद। ये रीजन मेरा इस्लामाबाद टैक्स ऑफिस है। अगर मैं पिंडी या फैसलाबाद या कराची के टैक्स ऑफिस में जाता हूं, तो वो मुझे फैसिलिटेट नहीं करते।
यूजली तौर पे ये लोग कहते हैं ऐसा करते हैं, लेकिन अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करो तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करते हैं। और अगर आप उनको कुछ मिठाई शिटाई की बातें करो ना, तो वो तो कहेंगे रिटर्न भी फाइल कर देते हैं। तो वो बड़े हेल्पफुल होते हैं। तो उनको अंडर एस्टिमेट ना करें, वो करते हैं, और मैं जानता हूँ उनको बड़े अच्छे तरीके से। तो खैर, ई इनरोलमेंट क्या होती है, वापस आते हैं उस पॉइंट के ऊपर। मैंने यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिखता हूँ बच्चों। फिर मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालूंगा। मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया, और यहाँ पे कैप्चा डाल दिया एल। और यहाँ पे करता हूँ सबमिट। जब मैं इधर सबमिट करूंगा तो मुझे कह देगा यू आर ऑलरेडी ई इनरोल्ड। जबकि जो बंदों की इंफॉर्मेशन नहीं आती, तो वो अगर इस तरह करेंगे तो वो कहेगा, एफबीआई कहेगा आप ई इनरोल हो चुके हैं, आप अपना पासवर्ड रिकवर करें। फिर फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे, फिर एफबीआई की साइट पे लॉग इन कर लेंगे। तो टेक्निकली ये तीन बातें थी, हाउ टू गेट इनटू आयरस पोर्टल। आयरस के पोर्टल पे जाने के तरीके क्या हैं। तो खैर, यहां तक तो मैंने बता दिया। अब यहां तक मैं सवाल पूछूंगा बच्चों, आप लोगों में से किसी को कोई दुश्वारी है, कोई चीज समझ नहीं आई, तो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी अभी। फिर ठीक है, फिर मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। किसी का कोई सवाल है, किसी को कोई चीज समझ नहीं आई, तो प्लीज पूछे बच्चों। ये सबको क्लियर हो गया बच्चों? चलें आगे चलते हैं, क्या आगे आगे। यस, क्लियर, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। बच्चों इस तरह मैसेज करते रहा करो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हो। ठीक है, तो ना। अच्छा, चलें आगे। आगे चलते हैं बच्चों। मैं अब आप सबके सामने अपना लॉगिन करता हूं। अब आयरस पोर्टल के ऊपर हम चलते हैं कि आयरस को मजीद डिस्कस करते हैं। तो आयरस के अंदर मजीद क्या क्या चीजें हैं, उन सबको डिस्कस करते हैं। मैंने अपना लॉगिन पासवर्ड डाला, अपना लॉगिन पासवर्ड डाला। जब मैंने लॉगिन पासवर्ड डाला तो मेरे आगे ये विंडो खुल गई है। ये जो विंडो मेरे आगे खुली है, सबके सबके आगे यही विंडो ने खुलना है। सबके सबके आगे इसी विंडो ने खुलना है। अब ये इंडिविजुअल यानी कि शहरियार का जो मैं हूं, मेरा पोर्टल खुला हुआ है। ये पोर्टल जो भी है, हर कंपनी का भी, पार्टनरशिप फर्म का भी, गवर्नमेंट एंटिटी का भी, प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड हो, लिस्टेड कंपनी हो, ट्रस्ट हो, जो मर्जी हो, सबके आगे यही पोर्टल, यही शक्ल है, कोई फर्क ही नहीं है। कुछ एंट्रीज का फर्क है। कहाँ का फर्क है, इंशाल्लाह मैं सारी डिस्कस करूंगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये मेरे आगे आयरस खुल गया। अब इस आयरस के अंदर हम आगे बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अगर कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा। इस आयरस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, जरा हम उनको देखते हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें, तो यहाँ पर इनबॉक्स है, ड्राफ्ट है, आउटबॉक्स है, कंप्लीटेड टास्क है। ये इनबॉक्स क्या है, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा मेंशन भी कर दिया है कि कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम एफबीआर। कॉर्पोरेशन पर हम बाद में आएंगे। कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन, अगर कॉर्पोरेट की रजिस्ट्रेशन की अब्दुल्ला सिद्दीक साहब ने बात की, तो अब्दुल्ला सिद्दीक बच्चे इस तरह है कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन जो है। अर्जेंट आपने कहा यार। साहिद बच्चे म्यूट कर लेते हो अपना, अल्ले साहब का कोई क्वेश्चन हो। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो बेशक माइक ऑन करें, क्वेश्चन नहीं है तो मैं म्यूट कर दूंगा बच्चों। ठीक है। अच्छा, कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन पर हम बाद में आएंगे सर, डेफिनेटली हम बाद में आएंगे। लेकिन अगर मैंने कंपनी की रजिस्ट्रेशन की है, मैंने कंपनी की रजिस्ट्रेशन की है, तो कंपनी की जब मैं रजिस्ट्रेशन करता हूं, तो वो मुझे एससीसीपी से ऑटोमेटिक मुझे लॉगिन पासवर्ड एससीसीपी और एफबीआई की तरफ से मेल आ जाया करती है। पर्टिकुलरली एफबीआर से मेल आती है। मैंने एससीसीपी में अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, मुझे ईमेल आ जाएगी, मुझे कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, कंपनी की डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन एफबीआर से हो जाती है अगर मैं वहां पे जाता हूं। लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटर की रजिस्ट्रेशन करनी है, तो वो अभी डिस्कस होने वाला है थोड़ी देर में। तो वो इंशाल्लाह अभी हो जाता है, आप बेफिक्र रहें।
अच्छा, ये इनबॉक्स ड्राफ्ट, अभी मैं जरा पोर्टल समझा दूं बच्चों आप लोगों को, जरा पोर्टल को समझने की कोशिश करते हैं। ये रंग बिरंगी यहाँ पे कलर प्रोफाइल बनी हुई है, एक तरह से कलरफुल बनी हुई है प्रोफाइल, लोगों को, कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। उसका हमारा कोई कंसर्न नहीं, हम जो असल रेलेवेंट चीजें हैं उनको देखते हैं। इनबॉक्स, यहाँ पे ड्राफ्ट आ गया, फिर आउटबॉक्स और कंप्लीटेड टास्क। अगर आप इनबॉक्स के नीचे देखें कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम एफबीआर, ये सेम जैसे आपकी ईमेल वर्कआउट करती है, जीमेल गूगल की या याहू हो गया या माइक्रोसॉफ्ट की होती है, लाइव वाली या आउटलुक वाली जो भी है, जैसे वो वर्कआउट करती है तकरीबन वैसे ही लग रही है। लेकिन इसमें कुछ फर्क है। इनबॉक्स में एफबीआर की तरफ से कोई नोटिस आएगा ना, एफबीआर की तरफ से, तो वो इनबॉक्स में आया खड़ा होगा। आपने उस नोटिस के जवाब में कुछ लिखना शुरू किया, उस नोटिस के जवाब में कुछ लिखना शुरू किया, या आपने कोई न्यू एप्लीकेशन एफबीआर को सबमिट करवाने की प्रिपरेशन स्टार्ट की, कुछ लिखना शुरू किया, तो वो आपका ड्राफ्ट में चली जाएगी एप्लीकेशन या रिप्लाई। अगर आपने वो सबमिट कर दी एप्लीकेशन या रिप्लाई, जब आपने सबमिट कर दिया, तो वो चला जाएगा आउटबॉक्स में। और उस आउटबॉक्स के ऊपर अगर कोई ऑर्डर हो गया, तो वो कंप्लीटेड टास्क में चला जाएगा। तो टेक्निकली इनबॉक्स में जो एफबीआई की तरफ से नोटिस आएगा, या कोई ऑर्डर आएगा, ड्राफ्ट में आपने कोई नोटिस का रिप्लाई स्टार्ट किया या कोई एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं एफबीआर को, आउट अब जो एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं या नोटिस का रिप्लाई कर रहे हैं वो सबमिट कर दिया, तो आप आउटबॉक्स में चले जाएगा वो जो एप्लीकेशन है जो भी है। और जब उस पे एफबीआर ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, तो यहां से निकल के आउट ड्राफ्ट से वो एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी और आउटबॉक्स में आ जाएगी, और आउटबॉक्स में जब ऑर्डर हो जाता है तो फिर यहां से निकल के कंप्लीटेड टास्क में चली जाती है। तो इस तरीके से आपके लेटर्स इन तीन चार जगहों पे रोटेट किया करते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं बच्चों। यहां पर अब कुछ चीजें और हैं जो आप सबके सामने डिस्कस करता हूं, जैसे कि मैं आपको ड्राफ्ट में यहां पे ये दोनों दोनों चीजें डिलीट कर देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। अब देखो बच्चों, यहां पर मैं क्या करने लगा हूं, मैं रजिस्ट्रेशन की, अब क्वेश्चन ये है कि सर, जो हमने ईमेल एड्रेस डाला, जो हमने मोबाइल नंबर डाला, जो हमने घर का एड्रेस डाला, क्या वो चेंज हो सकता है? तो इसका जवाब ये है, जी बिल्कुल चेंज हो सकता है। अब वो कैसे चेंज होगा? तो मैं एक तो ये चीज चेंज करने लगा हूं, और ये ड्राफ्ट और ये इसको जरा समझाने लगा हूं आपको। ये रजिस्ट्रेशन की टैब में जाता हूं बच्चों, रजिस्ट्रेशन की टैब में यहां पर देखो, 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैब में फॉर्म्स में 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं, इस पे क्लिक किया तो उसने कहा किस टैक्स ईयर के लिए आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। तो मैंने लिखा 2025 के लिए, जो 1 जुलाई 2024 से शुरू होता है और 30 जून 2025 तक खत्म होता है, नेक्स्ट ईयर खत्म होगा, तो मैं अभी से सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट किया, इसे करता हूँ कंटिन्यू। जब मैंने कंटिन्यू किया, तो मेरे आगे एक नया फॉर्म खुल गया है। इसको करता हूं सेव, गौर से देखिएगा, मैं इसको करता हूं बंद अभी आपको कुछ दिखाने के लिए। जब मैंने बंद किया, तो जरा ड्राफ्ट पे मैं क्लिक करता हूं, तो देखो बच्चों, यहाँ रजिस्ट्रेशन की साइड पे एक वही फॉर्म जो अभी खोला था वो यहाँ पर आ गया। टेक्निकली मैं कोई एप्लीकेशन, मैंने बताया, फाइल स्टार्ट करता हूँ, तैयार करना शुरू करता हूँ, तो वो यहाँ पर ड्राफ्ट में आ जाता है। इसको मैं डबल क्लिक करके भी खोल सकता हूँ, एडिट की ऑप्शन भी करके खोल सकता हूँ, तो जैसे मैं खोलता हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर मैंने मोबाइल नंबर चेंज करना है या ईमेल एड्रेस चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर मोबिलिंक लिखा हुआ है, इधर से चेंज करके यूफोन करूंगा बच्चों, देखिएगा यहाँ पे पर्सनल आ रहा है, मैं अभी बारी बारी सब चीजों को क्लिक कर बताऊंगा। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, मैं क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, पर्सन के आगे लिखा हुआ है इंडिविजुअल, यहाँ पाकिस्तानी मेल, यहाँ नाम लिखा हुआ है, ये मेरे घर का एड्रेस दिया हुआ है, ये डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, अकाउंटिंग पीरियड दिया हुआ है, क्या मैं इनको चेंज कर सकता हूँ? मैं इनको चेंज नहीं कर सकता। जो डार्क ब्लू लाइन पे लिखे होते हैं, मैं इनको चेंज नहीं कर सकता। हाँ, जो व्हाइट सेल्स हैं इनको मैं डेफिनेटली चेंज कर सकता हूँ। वैसे ये यूफोन है, मैं इसको नंबर को चेंज करता हूँ, 0092 332 732 7179। सेम नंबर मैं नीचे पेस्ट करता हूं,
तो जब मैं नीचे पेस्ट किया हूँ यहाँ पे ईमेल भी डाल देता हूँ। याद रखो बच्चों, अभी मैं मेरा नंबर ऑलरेडी यूज में है, मैं आगे करूंगा तो एरर दे देगा। लेकिन एक बात समझने वाली है। समझने वाली क्या बात है बच्चों, कि मेरे लिए ये जो ऑप्शन है सबमिट, इसको मैं अगर सबमिट करता हूं ये एरर देगा, लेकिन आप अगली बात समझिएगा। ये कह रहा है कोई और नंबर दें। अच्छा, मैंने अगर इसको सबमिट किया, मैं एक मोबाइल को भी, ईमेल को भी चेंज कर सकता हूँ सिंगल, या मोबाइल को भी चेंज कर सकता हूं, मैं दोनों को इकट्ठा चेंज भी कर सकता हूं। अहम बात ये, मैं दोनों को इकट्ठा चेंज करना चाहूं, मैं दोनों को इकट्ठा चेंज भी कर सकता हूं। फिर अगली बात, जब ये सबमिट भी मैंने कर दिया, जब तक बच्चों, जब तक मैं फाइनल सबमिशन ये वाला नहीं करूंगा, ये जहां पे मेरा माउस है फॉलो करिएगा, ये सबमिट नहीं करूंगा, जब तक मैं इसको सबमिट नहीं करूंगा, तब तक तब तक मेरी, जिसे कहो, कोई मसला ही नहीं। अगर यहां से सबमिट कर दिया, तो फिर मेरे लिए जो मैंने क्लिक किया है मैं इसका जवाब दे हूं। तो अगर कोई एप्लीकेशन, गौर से सुनिएगा, कोई एप्लीकेशन ड्राफ्ट में रहती है और सबमिट नहीं हुई, तो उसका कोई मसला ही नहीं। लेकिन अगर वो आउटबॉक्स में चली गई है, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जो भी आपका एक्शन था उसके हिसाब से। खैर, मैं इसको अगेन क्लिक करता हूं, तो मैंने मोबाइल नंबर यहाँ से चेंज करना है, यहाँ से चेंज, मोबाइल नंबर चेंज करूंगा, ईमेल को चेंज करना है, इसको चेंज कर सकता हूँ, चेंज किया, सबमिट किया। यहाँ से जब फाइनल सबमिट किया ना, तो फिर मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों चेंज हो गए हैं, और जो उसका मेरा इंफॉर्मेशन इंटीमेशन भी आई थी एक तरह से। खैर, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने दो बातें बताई, मोबाइल नंबर चेंज कैसे होगा, ईमेल एड्रेस चेंज कैसे होगा। अब इससे आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी। अगर मैंने घर का एड्रेस चेंज करना है, मैंने घर का एड्रेस चेंज करना है, तो मेरा ये पहले का एड्रेस आ रहा है, तो इसी फॉर्म के अंदर यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आ रहा है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के अंदर मेरा ये घर का एड्रेस आ रहा है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। मेरा शायद कनेक्शन थोड़ा देर के लिए आवाज़ खराब हुई हो, क्योंकि मुझे एरर वो शो किया उसने। तो मैं रिपीट कर देता हूं अपनी बात। मैंने अगर घर का एड्रेस चेंज करना हो, एड्रेस, तो मैंने प्रॉपर्टी टैब पे जाऊंगा, यहां पर आ रहा है प्लस की ऑप्शन, इस प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा बच्चों। यहां पर मैंने जो भी नया एड्रेस डालना है यहां पे डाल दूंगा। लेट से मैं इधर डाल देता हूँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, फॉर्म कर देता हूँ, कंपार्टमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट स्क्वायर मीटर कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 500 कर देता हूँ, यूनिट नंबर डाल देता हूँ ऑफिस नंबर 4, ताशे क्लिनिक रोड, जो भी है ये, ऐसे कोई भी एड्रेस मैंने डाल दिया। और सिटी कर देता हूँ, जो भी मेरे सामने आएगा मैं वैसे भी कर देता हूँ, स्कर्दू कर देता हूँ लेट से। और यहाँ पे कैपेसिटी कर देता हूँ एज ए ओनर, और यहाँ पे कर देता हूँ 100%। सो कर दिया मैंने ओके। जब मैंने ओके किया, तो मैंने जो भी एड्रेस डालना था मैंने डाल दिया। अब ये एड्रेस डल गया और बता दिया कि ये मेरा न्यू एड्रेस है। अब इधर मैं चेक बॉक्स पे क्लिक कर दूंगा, क्लिक किया, सेव किया, सबमिट कर दिया। जैसे ही सबमिट करूंगा तो मेरा एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। तो आप लोग अगर किराए के मकान पे रह रहे हैं, आप लोग दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, तो आपको अपना एड्रेस चेंज करना चाहिए। आप लोग अपने घर में रह रहे हैं और घर ड्यू टू सम रीजन वहां से छोड़ के किसी और शहर में रोटेशन करनी पड़े, तो एड्रेस चेंज कर लिया करें। तो एड्रेस चेंज कैसे करना है ये मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं, कुछ चीजें हैं, अहम चीजें हैं, वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। अगर कोई मसला हो बच्चों तो मुझे बताइएगा, मैं एड्रेस करूंगा, मैं अगेन एंड अगेन बताऊंगा। अच्छा, यहां पर नेक्स्ट चीज है सोल प्रोप्राइटर की। लेट से कि मैं आपको बताता हूं, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। अगर आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन की, तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है SCCP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। अगर आप लोग ट्रस्ट रजिस्टर करते हैं, तो वो SCCP से भी होती है, या फिर रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट बैठा होता है, सोसाइटी रजिस्ट्रार बैठा होता है, जो कि बैठा होता है किसी भी हर जिले के अंदर बैठा होता है। आप उसके पास जाके एक ट्रस्ट भी रजिस्टर कर सकते हैं, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या NGO भी आप वहां से रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके अलावा मतलब मैंने बताया कि रजिस्ट्रार उसका तहसील ऑफिस में बैठा होगा, SCCP इस्लामाबाद में है। इसके अलावा अगर मैंने स्कूल रजिस्टर करवाया, तो वो HEC से रजिस्टर करवाऊंगा। अगर मैंने इंजीनियरिंग फर्म रजिस्टर करवाई, तो मैं पहले एंटिटी एक किसी जगह से रजिस्टर करवा के फिर मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर करवाऊंगा।
फिर मैंने अगर कभी रजिस्टर करवाना हो, जिसे कह लो कि हॉस्पिटल, तो मैं पहले उस हॉस्पिटल की एक इनकॉर्पोरेशन करके पार्टनरशिप फर्म या एज ए कंपनी, और फिर मैं उसको पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल पीएमडीसी से रजिस्टर करवा लूंगा। तो टेक्निकली मैं, मेरे पास काफी इदारे हैं, काफी रजिस्ट्रार बैठे हैं, मैं अपनी मर्जी का इदारा उस इदारे से रजिस्टर करवा सकता हूँ जो गवर्नमेंट की तरफ से है। अब अगर इसकी, ये तो मैंने रजिस्ट्रेशन करवा ली, लेकिन एक पॉइंट बड़ा अहम है, अगर मैं सोल प्रोप्राइटर बनना चाहता हूं, मींस इंडिविजुअल बिजनेसमैन, वो कैसे होगा? अब इस पॉइंट को मैं बताने लगा हूं, तो जरा गौर से सुनिएगा। यहां पर आ रहा है बच्चों बिजनेस, ये जरा देखिएगा, यहाँ पे आ रहा है बिजनेस। अब मैंने अगर कोई बिजनेस रजिस्टर करना है अपने नाम से, मैं अकेला बंदा हूँ, शरियार खान अपना बिजनेस रजिस्टर करना चाह रहा है, तो वो शरियार खान के बिजनेस, अकेले बिजनेस की रजिस्ट्रेशन एफबीआर में होती है। कैसे होगी? मैंने मॉडिफिकेशन का फॉर्म खोला, यहाँ पे जाऊंगा बिजनेस पे, यहाँ पे करूंगा प्लस की ऑप्शन पे क्लिक। मैंने प्लस की ऑप्शन पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे नाम डाल दूंगा ABC को, जो भी नाम डालना हो। ठीक है, मैंने डेट डाल दी कि 12/1 को, यानी 1/12 को ये बिजनेस, यानी कि 1 दिसंबर को मैंने कारोबार स्टार्ट किया। मैं इस कारोबार का मालिक हूं। और जब मैंने ये लिख दिया, तो यहां पर आगे आ रही है प्लस की ऑप्शन। मैं प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ये मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी है। सेल्स टैक्स इस पे एप्लीकेबल है, एफईडी एप्लीकेबल है, मैं इसको चेक बॉक्स भी कर सकता हूं। मेरा मशवरा है, इसको चेक बॉक्स जब बिजनेस को रजिस्टर करें ना करिएगा, जब सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करिएगा तो करेंगे तो तब कर लीजिएगा। आगे करते हैं, यहाँ पे आ रहा है सेक्शन। मैं इस सेक्शन पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे मल्टीपल आ रहे हैं, किस तरह का कारोबार मैंने करना है। कोई भी कारोबार मैंने करना है, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, मैं यहाँ पे सर्च बार भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने लीगल लिखा, सर्च किया, तो यहाँ पे लीगल एक्टिविटीज का आ गया, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल सी बात। तो जो भी ऑप्शन है, मैं यहाँ से बिजनेस को सिलेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कोई भी कारोबार कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे जैसे ट्रांसपोर्ट का क्लिक किया, सर्च किया, तो ट्रांसपोर्टेशन के काफी बिजनेसेस आ गए। तो मैं किसी को भी क्लिक करके कर सकता हूँ, और फिर बताता हूँ कि कारोबार की स्टार्ट डेट आज की है, कर देता हूँ ओके। तो जब मैंने ओके किया, तो ये मैंने बिजनेस, और मैंने बताया मेरा बिजनेस का नाम ये है, इस डेट को स्टार्ट हुआ, मैं इस बिजनेस का मालिक हूँ, और मैं इस बिजनेस, मेरे बिजनेस की नेचर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। सो कर देता हूँ ओके। ओके किया, तो मेरा ये बिजनेस ऐड हो गया, लेकिन अभी ये बिजनेस सबमिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पे देखो बच्चों, बिजनेस एक्टिविटी तो आ गई कि ये मेरा कारोबार की नेचर है, लेकिन बिजनेस किस प्रॉपर्टी पे हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, ये यहाँ पे कुछ नहीं लिखा आ रहा। तो मैं यहाँ पे अगेन जाऊंगा प्लस की ऑप्शन पे, मैं बताऊंगा कि इस एड्रेस पर मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ। अगेन मैं बिजनेस पे क्लिक करता हूँ, देखो बच्चों अब बता दिया उसने कि ये जो बिजनेस है इस प्रॉपर्टी के ऊपर हो रहा है। तो मैंने अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन डाली, यहां से करूंगा सेव, सबमिट, मेरा बिजनेस भी ऐड हो गया, मैं सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर भी हो गया एफबीआर के साथ। सिंपल इज दैट, कोई बड़ा इशू नहीं। एक चीज लास्टली चीज इसमें, कि मुझे अटैचमेंट करनी होती है, जी बिल्कुल अटैचमेंट करनी होती है, कि अगर मेरा बिजनेस है तो मैं उस बिजनेस की प्रॉपर्टी का एविडेंस, कि रेंट पे है जो भी है, उसका लीज एग्रीमेंट यहाँ पे लगा दूंगा। कोई बिजली का मीटर जो भी है वो यहाँ पर प्लस करके, जैसे मैंने प्लस किया, इसकी अब अगेन प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पर जैसे लेट से ये तस्वीर है स्क्रीनशॉट, इसको मैं क्लिक करता हूं, तो वो कहता है आप यहाँ पे अटैच नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं अगर कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, जैसे कि ये पीडीएफ है, मैं पीडीएफ अटैच करूंगा, तो वो पीडीएफ अटैच हो जाएगा, पीडीएफ के अलावा यहाँ पे कोई अटैच नहीं हो सकता। ये यहाँ पे हर जगह पे मैं कर सकता हूँ, जो भी पीडीएफ है मैं उनको अटैच करूंगा, लेट से यहाँ पे इसको ओके कर दूंगा। मैं वैसे रफली कोई 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 जो जो मुझे नजर आ रहा है मैं अटैच कर रहा हूँ, कोई उसका पर्पस नहीं है, आपको बस दिखाना पर्पस है। कर देता हूँ ओके। तो मैंने अटैचमेंट में अटैच किया, सेव किया, सबमिट किया, मेरा मोबाइल नंबर भी चेंज हो सकता है, इकट और ईमेल भी चेंज हो सकता है, एड्रेस भी चेंज हो सकता है, मेरा बिजनेस भी ऐड हो सकता है। ये चारों चीजें इकट्ठी भी हो सकती हैं, एक एक करके भी हो सकती हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। आप एक एक करके करें, चारों को इकट्ठा करें, कोई बड़ा इशू नहीं है।
सर कैन वी रजिस्टर मल्टीपल बिजनेसेस? अबू बकर बचे जितने मर्जी बिजनेस की रजिस्ट्रेशन करो, कोई मसला ही नहीं। अच्छा, मोहम्मद याया सलीम, बिजनेस की टैब में पे वापस आता हूँ। यहाँ पर बच्चों बिजनेस की टैब पे जाएंगे। लेट से मैं यहाँ पे एडिट की ऑप्शन कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए वैसे ही। तो मेरा कोई भी बिजनेस है, मैं इधर प्लस की ऑप्शन पे करता हूँ। लेट से ये प्लस की ऑप्शन पे प्लस करूंगा यहाँ पे। सर अगेन, सर ये अटैचमेंट क्या कि बैंक स्टेटमेंट है, उसमें भी क्या करेंगे हम? ये काइंडली वो बैंक भी गाइड अकाउंट करिएगा है, साथ। ये बैंक अकाउंट है, मैं बताता हूँ। मैंने लिंक भी नहीं बताया, बैंक अकाउंट भी नहीं बताया। हौसला करें, मैं ये दोनों रिपीट मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना? उसकी टेंशन ना लें। ठीक है, जो जो नजर आ रहा है सब सामने सामने काफी हद तक होता जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहाँ पर आ रहा है ऐड न्यू बिजनेस डिटेल। मैं प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ इंफॉर्मेशन डालूंगा जो भी है। मैंने डाला जिस डेट को बिजनेस, या बच्चे देखते जाओ, जिस डेट को मैंने कारोबार स्टार्ट किया वो बता दूंगा। यहाँ पे मैं बता दूंगा कि ये मेरे प्रिंसिपल एक्टिविटी है, किस सेक्शन में मैं काम करता हूँ। लेट से ये सिलेक्ट कर लिया, कोई भी सिलेक्ट कर लिया। इस डेट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको कर दूंगा ओके। इसको ओके कर दिया, तो मेरा बिजनेस ये ऐड अप हो गया। इसको प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और बताऊंगा कि ये जगह पर बिजनेस कर रहे हैं। तो टेक्निकली ए बी एंड को यहाँ पे है और ये वाला बिजनेस यहाँ पे है। तो दोनों बिजनेस इकट्ठे भी ऐड कर सकता हूँ, अलहदा अलहदा बार बार भी कर सकता हूँ। 100 बिजनेस कर लो, कोई मसला नहीं। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिजनेस तो हम ऐड कर सकते हैं, क्या सर डिलीट भी कर सकते हैं? क्वेश्चन ये है। बिजनेस ऐड कर लिया, अब क्या डिलीट हो सकता है? तो जवाब ये है बच्चों कि बिजनेस ऐड कर लोगे, डिलीट करने का इख्तियार एफबीआर के पास इटसेल्फ है। एफबीआर डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकता है, आप डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, एक ऑप्शन है, अगर आपने सेल्स टैक्स इस बिजनेस में, जैसे यहां पे मैं किया था, तो जो भी मैंने लिखा था बिजनेस पे करता हूं, देखिएगा बच्चों यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ सेल्स टैक्स की और एफईडी की ऑप्शन पे चेक बॉक्स पे टिक नहीं किया हुआ, तो मैं बिजनेस को डिलीट करने की ऑप्शन आती है मेरे पास। अगर मैंने ये चेक बॉक्स पे टिक कर दिए सेल्स टैक्स और एफईडी पे, तो मैं बिजनेस को डिलीट नहीं कर सकता। बिजनेस को डिलीट नहीं कर सकता, तो इसलिए इसका एहतियात करनी है। अच्छा, को मैसेज भी आया है, क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल तो एक्टिविटी अगर हम मतलब, मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं, हाँ हाँ जी अबू बकर बोलिएगा। जी सर, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं एक से ज़्यादा या हमारा कोई क्लाइंट कर रहा है, आफ्टर देन वो एक बिजनेस छोड़ देता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो हाँ हमने अगर रिकॉर्ड अपडेट करवाना है तो हम फिर थ्रू अपने रेलिवेंट ऑफिस में जाएंगे उसको अपडेट करवाने के लिए। हाँ, आप रेलेवेंट ऑफिस में जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा थोड़ी देर रुकिएगा, मैं आपको जवाब देता हूँ एक और चीज का। ठीक है, एक और चीज बताता हूँ। एक वैसे होता है एप्लीकेशन फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, तो वो आप एप्लीकेशन फाइल करोगे फिर रेलेवेंट आरटीओ जाओगे। ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल एक्टिविटी अब्दुल्ला सिद्दीक बच्चे, मतलब यह है कि असल कारोबार क्या कर रहे हो, एक्चुअल एक्टिविटी क्या है। जैसे कि मैं लॉयर हूं, तो मेरे एक्चुअल एक्टिविटी है लीगल सर्विसेज। मैं कॉलेज में टीचर हूँ यहाँ, या मैं कॉलेज का मालिक हूँ, तो मेरा है एजुकेशनल एक्टिविटीज। तो इस तरीके से जो मेरा काम है उसका मतलब उसी को लिखा हुआ है वर्ड प्रिंसिपल एक्टिविटी। ठीक है। खैर ये था इतना। अब चलते हैं, अब मजीद कुछ चीजें कि मैं बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो बैंक अकाउंट इस कारोबार का या अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो मैं इस प्लस की ऑप्शन पे जाऊंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा कि अकाउंट है मेरा। जैसे सिंपल है कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बताऊंगा किस बैंक में मेरा अकाउंट है। लेट से मैंने HBL F8 लिखा, इसको सर्च करता हूँ, तो उसने मुझे F8 में 2 बैंक उठा के दे दिए। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसने कहा अकाउंट नंबर बताओ, मैंने कोई भी अकाउंट नंबर डाला। यहाँ पे करेंसी पे जाऊंगा, बता दूंगा PKR करेंसी है, ओपनिंग डेट इस अकाउंट को आज के दिन ओपन हुआ, इस अकाउंट का मैं मालिक हूँ, 100% मेरे पास है, इसको कर देता हूँ ओके। तो मेरा ये बिजनेस, इस बिजनेस का या मेरे नाम का एक अकाउंट जो है एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने वो यहाँ पर ऐड कर दिया। नाउ क्वेश्चन इज, क्यों ऐड किया? मैं बैंक अकाउंट क्यों ऐड करूं? मैं बैंक अकाउंट इसलिए, अब मैंने अकाउंट ऐड किया, सेव करूंगा, सबमिट करूंगा, मेरा अकाउंट मेरी प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा। अकाउंट क्वेश्चन है क्यों ऐड करना पड़ता है? अकाउंट ऐड इसलिए करना पड़ता है बच्चों कि जब मैंने एफबीआर से रिफंड मांगना है, रिफंड, वापस पैसे मांगने हैं, तो एफबीआई कहता है मुझे अपना बैंक अकाउंट अपनी प्रोफाइल में ऐड करके दो, प्रोफाइल में ऐड करना पड़ता है।
तो इसलिए ये मैंडेटरी है प्रोफाइल में बैंक अकाउंट ऐड होना अगर रिफंड चाहिए। अगर ऐड नहीं है, कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मेरा बिजनेस है उसके लिए बैंक अकाउंट ऐड करना मस्ट है, लाजमी है। आपने अकाउंट बिजनेस का ऐसे ही ऐड करें जैसे मैंने ऐड किया। तो जो इंफॉर्मेशन आपके पास होगी आप प्लस करेंगे अकॉर्डिंगली। आप बैंक अकाउंट, जैसे कि बैंक अकाउंट क्या है, अकाउंट है वो क्या चीज़ है वो आप डाल दोगे। यहाँ पे अकाउंट की फॉर्म क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है, करंट अकाउंट है, नेशनल सेविंग अकाउंट है, जो भी आपका अकाउंट है आप डाल दो। किस बैंक में है अकाउंट आप लिख दो, जैसे कि अल्फला या जीएस कर देते हैं, जीएस, जीएस एबटाबाद। ठीक है, सर्च किया तो एबटाबाद में जेएस बैंक जोन सा भी है उसको आ गया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर वो कहता है अकाउंट नंबर डालो, फिर कहता है इसका आई बैन नंबर डालो, फिर कहता है किस करेंसी में अकाउंट है, मैंने बताया डॉलर में अकाउंट है। इसे कर दूंगा कि किस डेट को स्टार्ट हुआ, और मैं इसे कर देता हूँ कि इसका 100% शेयर में है। मैंने डाल दिया तो ये अकाउंट भी ऐड हो जाएगा। ओ द शेयर मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन, यहाँ पे एरर दे रहा है, यूएस डॉलर क्यों ऐड दे रहा है? क्यों एरर दे रहा है? जस्ट मिनट बच्चों, मैं चेक कर रहा हूँ ये एरर क्यों दे रहा है। अच्छा, ऐड हो गया, ठीक है। तो जस्ट आप जो भी ऐड करना चाहो ऐसे अकाउंट ऐड अप कर सकते हो, इसमें कोई मसला ही नहीं। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक लास्ट चीज बच्चों। सर सारा काम इस वेबसाइट के थ्रू होगा ना? बच्चे मोस्ट ऑफ इट सैयद हादी अली बच्चे 75% जो मेरा कोर्स है इसी वेबसाइट पे ही है तकरीबन। वेबसाइट और ऑनलाइन जो हम लॉ पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये दोनों इसी पे होगा, और यहीं पे हमने वापस आना है, मुड़ मुड़ के इसी के ऊपर आना है। खैर आगे चलते हैं। थैंक यू, कोई मसला नहीं बच्चे। अच्छा, अब लास्ट लास्ट पॉइंट, लिंक। लिंक करना क्या होता है? मैं लिंक कर रहा हूं, जैसे कि लिंक करना, अब यहां पर मैं इसको सेव करता हूं एप्लीकेशन को। मैं पहले लिंक करने का तरीका बताता हूं। मैं जैसे प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, इधर बताता हूं प्लस किया, कि मैं शहरियार खान डिक्लेयर कर रहा है कि वो उस शहरियार खान का एडवाइजर कौन सा है। मैं सर्च करता हूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कि अमान रजा कर देता हूँ, सर्च किया, और ये आ गया अमान रजा, सिलेक्ट किया, स्टार्ट डेट आज से, उसको कर दिया ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने शहरियार खान डिक्लेयर कर रहे हैं कि अवान रजा जो है वो शहरियार खान के एडवाइजर हैं, अटॉर्नी है, कंसल्टेंट है। अब अवान रजा जो है जिसका एनटीएन ये है, वो अपनी प्रोफाइल खोलेगा। अब यहां से मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिएगा बच्चों। अब मैं अपनी सिचुएशन दिखाता हूँ। अब मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं मैंने काफियों के सेव किए हैं, पासवर्ड ये आप सब देख सकते हो, ठीक है। ये कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जो भी हैं, मेरे पास काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। अब लेट से मैंने किसी क्लाइंट को नोटिस आया, मेरे क्लाइंट्स हैं, मुझे क्लाइंट्स को नोटिस आया। अब क्लाइंट को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मैं क्लाइंट का लॉगिन करूंगा तो मुझे पता चलेगा क्लाइंट को ईमेल आई हुई है, इधर इनबॉक्स में आया हुआ है नोटिस। जब क्लाइंट को नोटिस आया हुआ है, मुझे भी नहीं पता, क्लाइंट ने देखा ही नहीं इस मैसेज को। जब दोनों सिनेरियोज ये हैं, दोनों सिचुएशंस ये हैं कि क्लाइंट को मैसेज आया या जो भी आया और क्लाइंट को पता ही नहीं है, तो फिर क्या हुआ? तो फिर मेरी बेइज्जती होगी क्लाइंट के आगे कि आपने मेरा पोर्टल चेक क्यों नहीं किया। अब मैंने एडवाइजर मुंतखब कर दिया, या उस मेरे क्लाइंट ने एडवाइजर मुंतखब कर दिया शहरियार खान को। शहरियार खान जब भी अपना लॉगिन करेगा, उसने मुंतखब किया, मैंने अप्रूव करना है अपने प्रोफाइल में। मैं अप्रूव करूंगा तो फिर ये होगा कि जैसे शहरियार खान अपना लॉगिन करेगा, सारे के सारे नोटिसेस जो शहरियार खान को सारे के सारे टेक्स्ट पे जो शहरियार खान के साथ लिंक हुए हुए हैं, वो शहरियार खान की प्रोफाइल में शो होना शुरू हो जाएंगे।
जैसे मैं यहाँ पे अपना अब करूंगा, अब मैं करूंगा तो सिंपल सी बात है। मैंने यहाँ पर जब अपने एडवाइजर मुंतखब किया अवान रजा को, तो अवान रजा अपना लॉगिन करेगा और उसके इनबॉक्स में यहाँ एप्लीकेशन आएगी टू लिंक विद शरियार। अवान रजा लिंक को एक्सेप्ट करेगा, तो अवान रजा जब भी लॉगिन करेगा तो उसके आगे मेरी प्रोफाइल भी खुल जाएगी और अपनी प्रोफाइल भी खुल जाएगी। इस तरह वो एक लॉगिन करके अपने सारे क्लाइंट्स का इकट्ठा इनबॉक्स भी देख सकता है। यहाँ सारे क्लाइंट्स के इकट्ठे इनबॉक्स में नोटिस आ रहे होंगे, ड्राफ्ट में सब कुछ यहाँ पर आ रहा होगा, आउटबॉक्स में सब कुछ, सब क्लाइंट जिनका लिंक हुआ हुआ है वो सारे के सारे आ रहे होंगे। तो इस तरह लिंक का फायदा ये है कि मैं अपने आप को लिंक जब करता हूं किसी के साथ, तो वो अपनी प्रोफाइल से मेरी प्रोफाइल भी देख सकता है और ये आसानी से चल जाता है। तो क्लास लेने का मजा तो आ रहा है, लेकिन इंटरनेट की वजह से समझ नहीं आ रही। ये भी सही है यार। एक तो समझ आ रही है लेकिन मजा आ रहा है लेकिन समझ नहीं आ रही। अच्छा खैर, तो इस तरीके से ना बच्चों आपने अपने आप को लिंक करना है, और जब लिंक करोगे, सेव करोगे, सबमिट कर दोगे, जैसे आपने सबमिट किया तो आपका जो एनटीएन है या नेशनल टैक्सेशन नंबर है या रजिस्ट्रेशन है या जो भी है वो मॉडिफाई हो जाएगा। जो भी मोबाइल नंबर भी चेंज हो जाएगा, ईमेल एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, एक नया आपका बैंक अकाउंट भी ऐड हो जाएगा, आपका बिजनेस भी रजिस्टर हो जाएगा, आप लिंक भी कर सकते हैं किसी ना किसी के साथ अपने आप को। तो यहां तक रखते हैं आज का लेक्चर बच्चों। आज का इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहां तक आज का टॉपिक रखते हैं बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे। यहां तक आज है। सर और मेरी ना कुछ क्वेश्चन है, काइंडली क्लियर करिएगा। मैं, हाँ एक मिनट उज़ैर बच्चे, ये रिकॉर्डिंग जो है आप सबको शेयर कर दी जाएगी। ये रिकॉर्ड हो चुका है, उसकी टेंशन कोई ना ले। अब जिसके जो जो क्वेश्चंस हैं सारे बच्चों, जिसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप सारे आराम से बारी बारी पूछें। मैं यहीं पे हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सारे क्वेश्चन को एड्रेस करता हूं। तो उज़ैर बच्चे प्लीज पूछिएगा। सर ये आपने हमें रजिस्ट्रेशन करना सिखा दिया IRS पे, आईरिस पे। तो सर ये भी हो गया, हमने टैक्स, अगर सैलरी पर्सन की हमने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, लेकिन जो, अगर जब हम किसी बिजनेसमैन की या किसी बंदे की टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, वहां पे हमें मेजर जो इशू आ रहा होता है, क्योंकि मैं खुद, मैंने LLB किया हुआ है, मेरा अकाउंट से कोई लिंक नहीं है। ठीक है। हमें उसकी बैलेंस शीट बनाने में मसला आ रहा होता है, हमें उसमें नहीं पता चल रहा होता कि इसको अमाउंट कितनी क्रेडिट है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम अगर 10 लाख है तो उसमें से किस तरह उसको मैनेज करके उसकी बैलेंस शीट बना के उसमें कितना उसको टैक्स होना है, कितना उसका एक्सपेंस में जाना है। क्या ये सारी चीजें आप सिखाएंगे हमें कि नहीं सिखाएंगे, कि उसके लिए कोई सेपरेट कोर्स देंगे? नहीं नहीं, सेपरेट कोर्स की इसमें एज सच इतनी जरूरत नहीं है। जो जो आप कह रहे हो कि आपका क्लाइंट अगर बिजनेस से फील्ड से ताल्लुक है, तो मैं काफी कुछ यहीं पे क्लास में क्लियर कर दूंगा, क्लास के अंदर ही, कि बिजनेस के अकाउंट्स कैसे बनने हैं, क्या क्या चीजें होती है। मैं अकाउंट्स भी शेयर करूंगा कंपनीज के, ताकि बिजनेसेस के, ताकि आप लोग समझ सके, और मैं उन्हीं अकाउंट्स की बेसिस पे आपको रिटर्न फाइल करने का तरीका भी बताऊंगा। जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा कुछ आएगा, सैलरीड क्लास के लिए भी और बिजनेस क्लास के लिए भी, ये सारा कुछ क्लास में क्लियर हो जाएगा। आपको इसके लिए कोई कोर्स लेने की और जरूरत नहीं है। ना समझ आया मुझसे पूछिएगा, फिर अगर आपको स्टिल कोर्स की जरूरत पड़े तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसे एक्स्ट्रा कोर्सेज में आपको इन्वॉल्व करूं। हाँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है, अकाउंट्स बनाना कुछ हद तक क्लियर करना जरूरी है। मैं बहुत ज्यादा अकाउंट्स, क्योंकि मेरा अकाउंटिंग का कोर्स नहीं है फिलहाल, अभी आपको मैं अकाउंट का कोर्स नहीं करवा रहा, मैं टैक्स एडवाइजरी सिखा रहा हूँ। लेकिन इसमें रिटर्न फाइलिंग के पर्सपेक्टिव में जितने अकाउंट्स चाहिए वो सारा बता, उसकी टेंशन ना लीजिएगा उजैर बच्चे। ठीक है। सर लेकिन जब हम किसी की सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, उसमें तो हमारा वो, आपको पता है, अकाउंट के रिलेटेड लिंक होना बहुत जरूरी है कि उसकी क्या सेल हो रही है, क्या उस पे सारा उसको बैलेंस करके हमें, आपको पता है, सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। अगर हमें उस अकाउंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम तो गलत पुट करेंगे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन। नहीं बच्चे, ये बातें नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखो आप टैक्स के एडवाइजर हो या टैक्स का काम करने आए हो, आपका अकाउंट से ताल्लुक नहीं है।
अकाउंट्स प्रोवाइड करना या ये चीजें देना कि क्या सेल हुई क्या नहीं हुई, वो जो बिजनेसमैन है उसका काम है। आपका काम यह है कि उस बिजनेस की चीजों को प्रॉपरली देख के सही तरीके से रिप्रेजेंट करना। ये काम नहीं है कि अकाउंट्स तैयार करना या उसकी इंफॉर्मेशन, और जितना नॉलेज चाहिए वो क्लास में मिल जाएगा, इसी कोर्स में मिलेगा वो सर चीज। मैं अपना खुद हाँ, का बताने लगा हूँ। मैं एक इंस्टीट्यूशन रनिंग करता हूँ। मुझे साल में 20 मिलियन फीस कलेक्शन होती है, माशाल्लाह। जिसमें से मैं 10 मिलियन उसमें से सैलरी देता हूँ। लेकिन जिससे मैं अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवाता हूँ, मैं उसको सिर्फ वो अपनी बैंक स्टेटमेंट और फी कलेक्शन की डिटेल दे देता हूँ, बाकी काम वो खुद करता है। और उसको मैं अपने एक्सपेंस देता हूँ कि जी मैंने ये पैसे मुझे यहाँ से आए थे, मैंने यहाँ यूज किए हैं सारा साल। हाँ, तो अब वो अकाउंट के रिलेटेड है, वो उसको बैलेंस करता है। अब मैं खुद उसको बैलेंस नहीं कर सकता, मैं ये चीज आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ। जब ये देखो ना, अब आपने कुछ इंफॉर्मेशन उसको पास ऑन कर दी, ये मेरा खर्चा हुआ है, लेकिन मैं आपको जी स्टिल, बिल्कुल। ये स्टिल मैं कहूंगा आप कुछ ना कुछ रजिस्टर उसको दे रहे हो या एक्सेल शीट दे रहे हो, कुछ ना कुछ दे रहे होते हो। तो अगर आपने वो पूरे अकाउंट्स तैयार करने हैं, उसके लिए अगर आप कहोगे मुझे अकाउंट्स वाले की जरूरत पड़ती है, तो वो अकाउंट्स का, फिर आपको अगर पूरा अकाउंट समझना है तो वो अकाउंट्स का कोर्स चाहिए। लेकिन रिटर्न के लिए क्या कुछ चाहिए वो डिस्कस हो जाएगा क्लास में, जितना लिमिटेड चाहिए आपको। ये सब कुछ आप जरा सैलरी का टॉपिक जरा आने दें। मुझे ये सैलरी के टॉपिक जब आ जाएगा ना बच्चे, उसमें जब वेल्थ स्टेटमेंट हम तैयार करेंगे ना, तो तब आपको काफी हद तक बैंक स्टेटमेंट की जो निटी ग्रिटीज हैं काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी कि कैसे आपने मैनेज करना है, कैसे आपने बैलेंस आउट करनी है चीजें। तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा काफी हद। मुझे समझ लगी। अगर अगर कोई इश्यूज उसमें अकाउंट के रिलेटेड हमारा रह भी जाएगा, तो वो हम अकाउंट्स का कोर्स लेके क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल। ओवरऑल क्लियर हो जाएगा इसका मतलब। इंशाल्लाह लॉजिक समझ आ जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, परेशानी नहीं होगी। कंसेप्ट क्लियर अच्छा, कर। और सेकंड थिंग सर, सर ये तो आपने आईरेस पे हमें बता दिया। उसके बाद क्या हमें, जो हम कोर्ट में जाके इस पे रिट फाइल करेंगे, लीगल इश्यूज जो है रिलेटेड इश्यूज हैं, उसकी लीगल ड्राफ्टिंग वगैरह है, वो भी हम कवर करेंगे इसमें कि नहीं, वो भी नहीं होगी? नहीं, लीगल ड्राफ्टिंग जो जो 100% इसके रिलेटेड हो सकती। लिटिगेशंस हैं। लिटिगेशन में केसेस दिखाऊंगा, केसेस की अपील्स दिखाऊंगा, केसेस के डिसीजंस दिखाऊंगा, मल्टीपल चीजें दिखाऊंगा। लिटिगेशंस के एंगल से आपको जितनी भी अपील फाइलें हुई हुई हैं दो तीन डेफिनेटली शेयर करूंगा, ताकि आपके नॉलेज में आ सके। रेट्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपके नॉलेज में आए कि क्या क्या चीजें हमने ऐड करनी है, किन बेसिस पे रिट तैयार होती है, किन बेसिस पे अपील तैयार होती है, वो सारा कुछ क्लास में दिखाया जाएगा और आपके साथ शेयर भी किया जाएगा। और सर एंड पे हम स्केप्टेबिलिटी पे चले जाएंगे कि हम वो रिट और सारा कुछ खुद प्रीपेड कर सकें आफ्टर आपके कोर्स के बाद। थोड़ा सा एफर्ट चाहिए होगी, लेकिन वो मुंशी रख लेना, मुंशी खुद ही कर देगा। ये काम आपने नहीं करना, ठीक है ना। आपने क्वेश्चन ऑफ लॉ पे या सर मुंशी तो कर देगा, लेकिन मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ कि हमें इतना देख नॉलेज आ जाएगा कि नहीं आएगा? मुंशी तो करेगा ही करेगा, बिल्कुल मोस्ट ऑफ काम वो करते ही हैं। वो इतना नॉलेज आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को मुंशी ने आपने तो करके देना ही देना। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि हम हमारी स्किल भी उस पर डेवलप होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी बच्चे, डेफिनेटली होगी, इंशाल्लाह होगी। ठीक है। अच्छा, अच्छा एम्प्लॉय। सर ओके ओके सर, थैंक्स। मुझे बस यही कंफर्म करना था आपसे। समझ गए। अच्छा सर, लिंक को डिलीट भी किया जा सकता है जी बच्चे, डिलीट किया जा सकता है। एम्प्लॉय के लिए भी बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। हाँ बच्चे, ऐड करना चाहिए अगर रिफंड लेना है। या बच्चे आपके सवाल का जवाब देना हो, ऐड करना चाहिए अगर आप रिफंड लेते हैं तो। मंसूर अहमद साहब, आपका अगला वर्ड मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। सर आपने कहा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लेटेस्ट डाउनलोड करके रखें, क्या ये बुक फिजिकल मिल सकती है कहाँ से, या पीडीएफ से हम बच्चे बुक मिल सकती है? मैं आपको बुक दिखाता हूँ। ये मेरे पास मतलब सारा सेट लगा हुआ है। ये किताब है, ये वॉल्यूम 1 है। ये है एस ए सलाम वालों की, एस ए सलाम। अब ये किताब जो एक किताब है वो 5 से 7 हज़ार की किताब है। ये हर साल में 2-3 दफा अपडेट होती है। ठीक है। तो ये पूरा सेट आपको 30 से 40 हज़ार में मिल जाएगा, कितना पूरा सेट आपको मिल सकता है। अगर इसमें इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स ऑफ सर्विसेज है, कॉर्पोरेट लॉज है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर शामिल हैं। तो आप ले सकते हो ये सारा का सारा सेट। एस एस लाम है, हुजैमा एंड इकराम है, पेटी वाला बुक हाउस वाले हैं, तो उनसे आप ले सकते हो। लेकिन मैंने ऑनलाइन पीडीएफ से पढ़ाना है, ये मसूर साहब। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, मैं ऑनलाइन अच्छा पढ़ाऊँ। सर एक क्वेश्चन था। जी अबू बकर साहब।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पर ये जैसे बात हो रही थी कि इधर आप अकाउंट से रिलेटेड जो हमारा बेसिक जो रिक्वायर्ड डाटा होगा उसको सिर्फ हमें वो कंपाइल करके आप बताएंगे कि कैसे करना है। फर्दर आप कोई अकाउंटिंग का कोर्स भी करवाते हैं जिसमें आप प्रॉपर जो अकाउंट्स बनाने हैं वो सिखाएंगे? हाँ, ऐसा कोई बच्चे जो कोर्स? मेरे कॉलेज में टीचर हैं वो करते हैं। मेरे अगर इंटरनेट कनेक्शन शायद वो मुझे एरर है। खैर, मैं रिपीट कर देता हूँ। मेरे कॉलेज में टीचर हैं वो करवाते हैं अकाउंटिंग के कोर्स, अकाउंटिंग का कोर्स करवाते हैं। वो क्विक बुक्स पे करवाते हैं। वो बुक कीपिंग की असाइनमेंट और अकाउंट्स बनाने का तरीका बताते हैं। उनका टैक्स से ताल्लुक नहीं होगा। अकाउंट्स बनाना वो सिखाते हैं। ठीक है। तो वो एक डिफरेंट कोर्स है। ठीक है। तो वो अभी मैं नहीं करवाता क्योंकि मेरे पास और काफ़ी चीज़ें हैं। मैं मतलब टैक्स की तरफ होता हूँ। तो आप मुझसे कोई भी हेल्प लेना चाहें पूछ सकते हैं आप मुझसे। ठीक है। मंसूर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, सॉरी। जी जी सर, ये मैंने सवाल ये करना था, जैसे हम बिजनेस रजिस्टर्ड करते हैं एफबीआर में, तो कभी कभार ये होता है कि दो तीन बिजनेस रजिस्टर्ड करवा लिए, वो इस पर्पज से करवाते हैं क्योंकि बैंक अकाउंट जो है ना वो एफबीआर बिजनेस रजिस्ट्रेशन से ओपन हो जाता है। ठीक है। तो बैंक वाले ये कहते हैं कि आपने ये जब बिजनेस आपका एफबीआर पे होगा तो आपका अकाउंट अकाउंट ओपन हो गया। उस बंदे ने क्या किया, दो तीन अकाउंट के बाद वो दोनों तीनों बिजनेस अपने रजिस्टर्ड जो करवाए थे उसने उसने रिमूव करवा लिए। मतलब जब एफबीआर का जो उसको पास वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट आती है उसमें वो बिजनेस शो नहीं होते, मतलब वो रिमूव करवा लिया उसने। ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है या ये यकीनी है कि मसलन उसने पहले बिजनेस एक रजिस्टर करवा, उसके बाद तीन करवाई, सब क्लोज करवा लिए, या वो क्लोज करवा लिया, रिमूव करवा लिया, तो जो उसने बैंक अकाउंट अपने बिजनेस के नाम से खुलवाया था तो क्या वो क्लोज हो सकता है ऑटोमेटिकली, या इस पे इशू बन सकता है कि आपने वो रिमूव क्यों करवाया और बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं? या मेरे नज़दीक तो कोई मसला तो नहीं है वैसे, और अगर यूज़ भी करता रहे तो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मेरे नज़दीक ये होना नहीं चाहिए। ये दो नंबरी है। ठीक है, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन चलें कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। ठीक है। ये सही नहीं नहीं है। नहीं सर, देखिए ना, काफी सारे क्लाइंट होते हैं ना, एक हम्म, मसलन मैं आपको सिंपल बताऊं, मेरे पास स्कूल था प्राइवेट, हम्म, वो मैंने एफबीआर से रजिस्टर्ड करवा दिया, वो स्कूल मैंने सेल कर दिया, तो अब जाहिर सी बात है वो बिजनेस मैंने रिमूव करवाना है, उसके बाद दूसरा कोई ऐड करवाना है बिलफर्ज। तो ठीक है। अब जाहिर सी बात है वो स्कूल के नाम पे मेरा जो अकाउंट था वो अकाउंट अगर पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें अमाउंट पड़ा हुआ हो, ऑटोमेटिक वो एफबीआर वाले कोई एक्शन ले लें इसके ऊपर? नहीं नहीं, कोई ऑटोमेटिक कोई एक्शन नहीं लेता है। सवाल नहीं, ऑटोमेटिक एक्शन नहीं होगा। हम्म, मतलब वो ऑटोमेटिक क्लोज नहीं हो सकता ना, अकाउंट चल सकता है? सर एक क्वेश्चन क्विक सा पूछना है कि मैंने रजिस्ट्रेशन जो टैक्स कंसल्टेंट ने करवाई है, अब मैं चेक करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, या मैं इजीली मैं भी चेक कर सकता हूँ कि यहाँ मेरे पास कोई पासवर्ड होगा, या वो उनसे लेना पड़ेगा? ये थोड़ी सी गाइड कर दें। उसका, उस बिजनेस का एनटीएन नंबर ले लो। उस बिजनेस का CUIN ले लो, कॉर्पोरेट यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, CUIN। तो वो ले लो उनसे, तो फिर चेक हो सकता है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर ले लो, जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन डीड बनी हुई है, कुछ भी बना हुआ है तो आप वो दे दो, वो चेक हो जाएगा। कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन का जो भी डॉक्यूमेंट कहीं से मिला हुआ है वो मुझे दिखाओ, मैं चेक कर दूंगा आपको। चलिए। शोएब गिलानी साहब, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रजिस्ट्रेशन एनटीएन एंड फाइलर? रजिस्ट्रेशन एनटीएन और फाइलर में फर्क ये है कि एफबीआई की साइट पे मैंने अभी रजिस्टर किया है। मैं जब रिटर्न फाइल करूंगा टाइम पे तो मैं फाइलर बन जाऊंगा, या रिटर्न फाइल करता हूं मैं फाइलर बन जाता हूँ। लेट फाइलर या फाइलर वो बन जाता हूँ। तो रिटर्न फाइल करने के बाद फाइलर बना जाता है। जस्ट पासवर्ड लेने के बाद सिर्फ आप रजिस्टर्ड होते हो या एनटीएन मिला करता है। शोएब गिलानी साहब। ठीक है। आसिम शाह साहब, हाउ मच रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ अकाउंटिंग इन टैक्सेशन इफ यू हैव नो नॉलेज देन? बच्चे 5% कह लो, कोई बड़ा इशू नहीं है बच्चे, सारा कुछ लीगल है एक तरह से कह लो। मसला होगा तो मैं बैठा हूं ना एड्रेस करने के लिए। इतना कोई इशू नहीं है, अकाउंट्स नहीं आते फिर भी आपको आना चाहिए टैक्स, मतलब आया था टैक्स, कोई बड़ा इशू नहीं है। जितने भी बड़े बड़े टॉप नॉच लॉयर हैं वो अकाउंटेंट थोड़ी हैं। जो लॉयर्स हैं टॉप नॉच, मखदूम अली खान का नाम सुना होगा, सुखैरा जमाल सुखैरा का नाम सुना हो शायद आपने, या खालिद जावेद खान का नाम सुना हो, या आपने नाम सुना हो
और खालिद साहब एक और, एक खालिद शहजाद साहब भी हैं, एक हैं शहजाद इलाही साहब हैं। तो ये जितने भी बड़े बड़े लॉयर्स हैं जिनकी करोड़ों में फीस हुआ करती है या लाखों में, सेवरल लाखों में, 5-6 मिलियन से कम फीस नहीं हुआ करती इन लोगों की। तो ये जितने भी लॉयर्स हैं ये अकाउंटेंट्स तो नहीं है ना। तो ऐसा कोई नहीं है कि आपका अकाउंटेंट होना मैंडेटरी है इन ऑर्डर टू बी अ गुड टैक्स फाइलर या टैक्स कंसल्टेंट। बिल्कुल ऐसी बात नहीं। आसिम शाह साहब, आई होप आपका पॉइंट एड्रेस हो गया होगा। तो किसी और का कोई क्वेश्चन है? एनीवन एल्स बच्चों? सलामकुम सर। वासलाम हमजा रईस बच्चे। जी सर, तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम इसमें एफडीए के पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या बाउंड हो जाते हैं रिटर्न को फाइल करने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। एक दफा रजिस्टर हुए तो मैंडेटरी है रिटर्न फाइल करना। सर अगर हमने सर प्रैक्टिस करने के लिए खुद को बाउंड भी नहीं करना और इसको मतलब कि इस पे प्रैक्टिस करनी है तो उसका क्या मतलब कि वे है? मेरे लेक्चर सुनते रहो, प्रैक्टिस यही हो सकती है। सर जाहिर बात है वो प्रैक्टिस तो है ही, लेकिन बंदा खुद भी जा के दे सकता है ना उसको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। तो अपने, उस इस तरह तो हम अगर अपना लॉगिन लगाएंगे तो बाउंड हो जाएंगे। हाँ, अपना ना कोई दोस्त है जिससे आपकी बहुत गहरी यारी है लेकिन उसको फंसाना है, तो उसको कहो मैं तुझे कर देता हूँ फाइल। और ऑप्शन नहीं है। मैं वो डमी पोर्टल नहीं देता। तो अगर ये एक दो आपने दुश्मनी मैंने की है पहले भी। मैं डमी पोर्टल नहीं मैं देता। कर चुका हूँ इस तरह। अच्छा, ऐसे दोस्त पकड़ो, मैं करवा देता हूँ, हाँ। ठीक है। डमी पोर्टल जो है, नहीं डमी मैं पोर्टल। चाह रहा। हाँ, सॉरी सॉरी, बोले। जी जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ डमी पोर्टल जो हुआ करता है, डमी पोर्टल में नहीं देता। अच्छा, कनेक्शन लॉस हो गया। अच्छा, मैं डमी पोर्टल नहीं देता, डमी पोर्टल आईसीटीए देते हैं। वो कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट है, एफबीआर की वेबसाइट। वो वैसे पोर्टल क्योंकि हम मैं था वहां पे जब बनाया था उन्होंने, तो वो चलता भी नहीं है आधे से ज्यादा। लेकिन अगर चलता भी हो अच्छी बात है। लेकिन मैं ना वो एक गलत एक्सरसाइज है वो मैं नहीं कर सकता, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मैं सही चीज कर सकता हूँ, मैं गलत काम बता भी नहीं सकता ना कर सकता हूँ। तो मुझे कोई इसका मसला नहीं। तो आप वो डमी पोर्टल गलत होता है बच्चे, वो कॉपीराइट है एफबीआर का। मैं अगर वो यूज करूंगा, प्राल का कॉपीराइट है, अगर मैं करता हूं तो मेरे खिलाफ बहुत हैवी केसेस स्टार्ट हो सकते हैं। तो ज्यादती हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं वो नहीं करूंगा। अच्छा, और आप दोस्त का करो। तो सबसे सर अच्छी, इसका सबसे अच्छी ऑप्शन ये है। सर इसका फिर ऑप्शन क्या है? अगर हम अपना लगाते हैं तो उसके बाद फिर क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारे लिए? तो रिटर्न फाइल, यानी एज अ इनकम तो इतनी होगी नहीं। तो नील तो बच्चे वो तो तो कम वो इनकम के यानी साथ नील फाइल नहीं करनी करो। पड़ेगी रिटर्न फाइल? नील नहीं, बल्कि कम वैल्यू पे डिक्लेयर करते जाओ ना, कोई बड़ा इशू थोड़ी है। इसमें कौन सा बड़ा इशू है? आप रिटर्न फाइल करना यहाँ से सीखो, चलिए अपना थैंक यू सर एक्सपेरिमेंट करो, बहुत। आगे बढ़ जाओगे इंशाल्लाह, कोई बड़ा इशू नहीं है। शुएब गिलानी जी सर। बच्चे, आपका सवाल था रजिस्ट्रेशन और एंटीन एंड फाइलर। तो एंटीएन और रजिस्ट्रेशन जो होती है, जैसे मैंने अभी आपकी रजिस्ट्रेशन, मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बताया। मैं रजिस्टर हुआ, मैंने एंटीएन लिया एफबीआर से। जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा ना, रिटर्न फाइल करूंगा, तब मैं फाइलर बनूंगा। तो अभी मैं फाइलर नहीं हूं, अभी मैंने जस्ट रजिस्ट्रेशन की है एफबीआर में आप सबके सामने, और कुछ भी नहीं मैंने किया हुआ। ठीक है। सर ये कोर्स कितने मंथ का है बच्चे? 4 से 5 महीने का है। उधर बच्चे 2 दिन क्लास होगी वीक में। ठीक है जी, चलें। आई गेस क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। ए और सर ऐसा पॉसिबल है, सर ऐसा पॉसिबल है कि हम क्लास का टाइम 7:15 पे ले जाएं आफ्टर नमाज, या 7:20 पे ही क्लास बच्चे, स्टार्ट कर लें? 8:30 बजे मेरी एक और क्लास भी है। ठीक है। तो मेरे दिन में 4 तक का, तो वो फिर इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए वो मुश्किल होता है कि मैं कम पढ़ा सकूंगा आपको। तो इसलिए फिर थोड़ा सा इशू है क्राइटेरिया का। तो इसलिए वो फिर हम 10 मिनट की ब्रेक ले लिया करेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, ओके ओके ओके। क्राइटेरिया क्या है उनके लिए? जिनने इनकम लेस देन 6 लाख पर एनम हो, उनको ईमेल टेक्स्ट आए तो फाइल रिटर्न, मंडे टू फाइल द रिटर्न। बच्चे फाइल करनी चाहिए, अब्दुल्ला सिद्दीक बच्चे फाइल करनी चाहिए। अगर फाइल नहीं की तो आखिरी वाली फाइल कर दो, लेटेस्ट वाली, कोई बड़ा इशू नहीं है। कोई अगर अनलेस एंड अनटिल पेनल्टी का नोटिस आए तो आप फाइल कर देना। सर थोड़ा सा रिफंड को एक्सप्लेन कर दें प्लीज, शोएब गिलानी बच्चे। आपने एक्स्ट्रा टैक्स जमा करवा दिया, आपका एक्स्ट्रा टैक्स कट गया, उसका आप एफबीआर से वापस रिफंड ले सकते हो। लेकिन टॉपिक आएगा तो पढ़ेंगे, सैलरी का टॉपिक आने दो, हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है।
अनलेस आपका कोई सीरियस क्वेश्चन है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, आपसे बात भी कर लूंगा। ठीक है बच्चों, अभी का टॉपिक यहाँ तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपसे। और बेस्ट हो गया आज भी। अच्छा चलें, थैंक यू बच्चे, कोई मसला नहीं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये रिकॉर्डिंग लेक्चर रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।